कहाँ तक पहुँचे थे लास्ट क्लास में? हमने लिवर बताया था थोड़ा सा, क्योंकि लिवर से क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, देखिए वो टॉपिक हम कवर करेंगे। हालांकि लिवर हमें इधर नहीं पढ़ाना चाहिए, लिवर हमें पढ़ाना चाहिए आपको जब हम ग्लैंड पढ़ाएंगे। कौन सी ग्लैंड? 2 प्रकार की ग्रंथियाँ हमारे शरीर में पाई जाती हैं। हार्मोन सबने पढ़ा होगा ना, हार्मोन तो सबने सुना होगा, ऐसा तो कोई नहीं है जिसने हार्मोन के बारे में नहीं सुना होगा। सुना है कि नहीं सुना? क्या होता है हार्मोन? मतलब हार्मोन नहीं जानते? अरे एंजाइम हार्मोन तो मतलब हर कोई जानता है, जनरलाइज्ड, जिसका सब्जेक्ट से कोई संबंध नहीं है। नहीं जानते? शुगर सुने हो, बीपी सुने हो, कोरोना वायरस सुने हो, इसको भी तो सुने होगे। हार्मोन्स नहीं जानते? चलो नहीं जानते कोई बात नहीं, चलो हम जन्मा दे रहे हैं। ठीक है, बहुत कायदे जन्मा देंगे आज। तो जब हमको ग्लैंड पढ़नी थी तब पढ़ना था लिवर, लेकिन हमने आपको लिवर इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि हम पढ़ा रहे थे आपको, क्या पढ़ा रहे थे? रक्त पढ़ा रहे थे, खून पढ़ा रहे थे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्लड का क्या रोल है। तो ब्लड के सारे रोल लगभग समझ गए थे कि ब्लड हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि अगर एक भी चीज़ रक्त की हमारी गड़बड़ हुई तो फिर हमारा समझ लो पूरा शरीर क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है। तो उसी तरीके से एक शब्द का नाम हमने लिया था फिर हमने जिसका नाम था लिवर। इसी को हिंदी में यकृत या उर्दू में जिगर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगर कहते हैं। ठीक है, अरे गाना वाना में सुने हो गए। ठीक है, हार्ट और लिवर घायल हुआ, नहीं आता गाना? तब हम ये नहीं समझ पाते थे कि चलो हार्ट तो समझ में आता है कि भाई इंसान कहता है मेरा मेरे पास नहीं है, मेरा चला गया, मेरा अब कहीं लगता नहीं, XYZ। ठीक, लेकिन जिगर को काहे बेकार में घसीट लेते हैं? वो भी घायल हो गया, ये काहे घायल हो गया? तब समझ नहीं पाए कि यार यहाँ से जिगर का क्या संबंध है। तो जब हम ये टॉपिक पढ़े तब हमें कुछ थोड़ा थोड़ा लिंकअप समझ में आया। अभी हम आपको बताएंगे, हालांकि कोई लिंकअप नहीं है लेकिन हम आपको लिंकअप बताएंगे कि ऐसा हो सकता है, होता भी है। ठीक है, खैर छोड़िए, सब बेकार की बातें हैं, इन सब चक्करों में कतई नहीं पड़िएगा। ठीक है, किशोरावस्था सांवेगिक अस्थिरता का काल होता है और संवेग हमने बताया था 3 मुख्य होते हैं सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग, क्रोध, भय और प्रेम। और प्रेम की जब ज़्यादा पुनरावृत्ति हो जाती है तो गिलफोर्ड प्रकट हो जाते हैं। किसी भी एक मूल संवेग की अत्यधिक पुनरावृत्ति से द्वितीयक संवेगों का जन्म होता है। इसी को किसने बताया था? JP गिलफोर्ड बताया था ना। और द्वितीयक संवेग बड़े खतरनाक होते हैं। जैसे प्राथमिक संवेग प्रेम है, अत्यधिक पुनरावृत्ति हो गई तो ईर्ष्या जन्म ले लेगी। ईर्ष्या आ गई अंदर से, अब इतनी ईर्ष्या आ गई कि पता चला कि पहले हमारी सहेली थी, हमसे बहुत बात करती थी, अब जब से दूसरी सहेली बन गई अब उसी के साथ रहती है, अब हमसे मिलती नहीं है, हमसे बात ही नहीं करती हैं। लो व्हाट्सएप से डिलीट, फेसबुक से डिलीट, माँ डिलीटे कर दी सब जगह। अब जाओ तुम उन्हीं के साथ रहो, हमसे मत मिलना। अब बहुत भाव आ गए, पहले मेरे घर में रहती थी अब दूसरे घर में जाती हैं, जाओ उसी से मिलो जाके, वही तुम्हारी फ्रेंड है। लो सहेलियों में लड़ाई हो गए द्वितीयक संवेग। करुणा, माता के अंदर क्या होती है? करुणा होती है। स्वामित्व, ये भी आ जाता है। अत्यधिक प्रेम किसी से हो जाएगा तो एक और गिलफोर्ड के अनुसार द्वितीयक संवेग बनेगा, स्वामित्व, आधिपत्य। स्वामित्व समझते हो? किसी चीज़ पर अपना अधिकार जताना, बहुत ज़्यादा स्वामित्व। अरे सुने होगे पिक्चरों में डायलॉग है, तुम मेरी न्यूज़ से किसी और की नहीं ले होते जा ले हो, स्वामित्व आ गया। आजकल कितने केसेस हो रहे हैं इसी चीज़ पे। ये संवेग ना होते तो कोई बवाल ही ना होता, किसी को किसी से कोई ईर्ष्या नहीं होती, किसी को किसी से कोई जलन नहीं, सब इंसान खुश रहता। अभी मान लो रात में पता फ्रेंड की जॉब लग गई तो बताओ खुशी होगी कि ईर्ष्या होगी? बताओ भाई, दोनों होगा। फ्रेंड हमारे बराबर है तब तो ठीक है, हमसे ऊपर निकल गया तो फिर दिक्कत है ना। तो ईर्ष्या ऐसी चीज़ है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे लिवर यानी यकृत, इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि हम ब्लड पढ़ रहे थे और ब्लड का सबसे पुराना रिश्ता किससे होता है और इम्पोर्टेंट रिश्ता, जब हम शैशवावस्था में होते हैं तब हमारे अंदर जो ब्लड का निर्माण होता है, बहुत छोटी अवस्था में भी क्या कहेंगे, जब हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं। ठीक है, तो जो हमारी लाइफ स्टार्ट होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल लिवर का होता है, क्योंकि उस समय लिवर हमारे रक्त का निर्माण करता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे ब्लड में बनाता है। जैसे कि आपको बताएं लिवर, अभी आगे पढ़ाएंगे तो लिवर के बारे में बताएंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको हमने बताया था, खून में एक प्रोटीन पाई जाती है। अब बताओ वो कौन सी प्रोटीन होती है? खून में एक प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन का क्या नाम होता है? अरे पहले हमको इतना बताओ कि खून में कितने प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? बताया था 3 प्रकार की प्रोटीन, फाइब्रोनोजिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। बच्चा पढ़ लो, यही पेपर में, साइंस के पेपर में यही आएगा
कि ह्यूमन ब्लड में कौन कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, या एक प्रोटीन दे देगा कौन सी होती है, बस बता दो। या तो वहाँ पर एल्बुमिन होगी, या तो वहाँ पे फाइब्रोनोजिन होगी, या वहाँ पर ग्लोबुलिन होगी। और सबसे ज़्यादा वही पूछा जाता है जो सबसे ज़्यादा बहुतायत मात्रा में होता है। तो हमारे ब्लड में आपने बहुत सुना होगा बच्चों की तरीके से कि प्लाज्मा होता है, WBC होता है, RBC होता है, प्लेटलेट्स होता है, लेकिन अब ये सवाल नहीं पूछे जाते क्योंकि अभी रिक्शा वाले भी जानते हैं। अब सवाल ये आता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में रक्त में कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं। तो हमने बच्चों की तरह आपको पढ़ाया हुआ है, प्लाज्मा में क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। और प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। इन 3 प्रोटीनों का सबका एक इंडिविजुअली काम होता है। फाइब्रोनोजिन का काम होता है रक्त को जमाना, गाढ़ा करना, और एल्बुमिन एक प्रोटीन होती है जो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में ब्लड में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा ब्लड इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ब्लड में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, एल्बुमिन। कौन सी प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन, एल्बुमिन। और एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है, आपको पता होगा अगर आपने अंडा खाया होगा तो अंडे को जब फोड़ते हैं तो पीला पीला भाग जो नहीं निकलता है, अरे एक पीला भाग होता है और एक वाइट कवरेज होता है, पर बीच में एक लसलसा पदार्थ भरा होता है, उसी को बोलते हैं एल्बुमिन। और वो एल्बुमिन हमारे ब्लड के लिए बहुत उपयोगी होता है। क्यों होता है अभी आगे समझेंगे, ठीक। चलिए, तो यकृत शुरू कर रहे हैं। यकृत से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है आपकी परीक्षा में, तो लगे हाथ यहीं पर समझ लो। हालांकि ये कैसी ग्रंथि, अगर प्रश्न मान लो आपसे आ जाए कि बताओ भैया हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो क्या बताएंगे, लिखते चलिएगा, ठीक, नोट्स बनाते चलिएगा। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो क्या बताएंगे। अब यहाँ पर प्रश्न को समझो जरा। प्रश्न आया शरीर का सबसे बड़ा अंग, जब सबसे बड़ा अंग बोलेगा तो सीधे बताइएगा स्किन या त्वचा। क्या बताएंगे, त्वचा। तब वहाँ पर यकृत नहीं बताएंगे। बच्चे यहीं पर धोखा खाते हैं, और विकल्प में यकृत भी होता है और त्वचा भी होती है। दिमाग किधर फोकस करता है, यकृत, मारो यकृत। पढ़ा था शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग नहीं होता है, ये होता जरूर सबसे बड़ा, लेकिन शरीर के अंदर होता है, आवर बॉडी होता है। जब प्रश्न आएगा, ठीक है, कौन सा ऑर्गन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा, अंदर का सबसे बड़ा अंग है, तब जब शरीर के अंदर की बात करेगा तब यकृत, जब शरीर के अंग की बात करेगा तो त्वचा। क्लियर इतनी बात, लिख लो, ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए बता रहा हूँ, ये लिख लेगा। ये अंग होता है शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन। अगर पूछेगा शरीर के सबसे बड़ा अंदरूनी अंग कौन सा है तो क्या बताएंगे, लिख लीजिएगा। दूसरी बात, प्रश्न होगा शरीर के अंदर पाया जाने वाला सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो कौन सा है, यकृत। दूसरा क्वेश्चन बोलेगा शरीर का सबसे बड़ा, ठीक है, या सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। समझ रहे हैं बात को, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तब भी इसी का नाम आएगा। तो लिख लीजिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, लिख लीजिएगा, ठीक है। और अगर बोलेगा सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, तब क्या बताओगे, ये सबसे छोटी होती है, सबसे बड़ी है, बताइए सबसे बड़ी कि सबसे छोटी। चलिए जब ग्लैंड पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी ग्लैंड के चक्कर में मत परेशान होइए, ठीक है। आप लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिएगा सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है, कौन बताएगा आप में से, यकृत। अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ रहे हैं, ग्रंथि नहीं पूछ रहे हैं, यही तो प्रश्न बनते हैं वहां पर पेपर में। एक होता है ग्रंथि, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, जिससे हार्मोन्स निकलते हैं। बताइए कौन सी है, चलो हम विकल्प दे रहे हैं। हाँ, आंसर आ गया, कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, तो 3 क्वेश्चन बने। शरीर का सबसे बड़ा अंग स्किन, शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग यकृत, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड। जब हम लोग हार्मोन्स पढ़ेंगे तब बताएंगे कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, थाइमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, ठीक है। पेनक्रियाटिक ग्लैंड यानी आग्नेय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। समझ गए बात को, सब सारे एक एक डिटेल में पढ़ेंगे। तो यकृत शुरू कर रहे हैं, यकृत के बारे में इतनी चीज़ जान गए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यकृत से पूछी जाती है, पूछा ये जाता है कि यकृत का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। भाई सीधी सी बात है, हमारे शरीर में कोई भी चीज़ भगवान ने अगर ये लगाई है तो यकृत का कोई ना कोई काम होगा, ठीक। तो हम आपसे बच्चों वाला एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ अगर आपसे पूछे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है तो क्या बताओगे। और विकल्प में लिखा हो, मुख लिखा हो, आमाशय लिखा हो, अग्नाशय लिखा हो, छोटी आंत लिखा हो, तो क्या बताओगे।
सबसे पहले भोजन का यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में होता है। विज्ञान के हिसाब से आंसर यही होगा, ठीक है। लिख लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहला पाचन कहाँ होता है? मुख में होता है। तीन ही चीज पढ़नी है, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हमारा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है हमारा वसा यानी फैट। ये तीन ही चीज हमें ह्यूमन बॉडी में मेन पढ़ा। जब न्यूट्रिशन टॉपिक पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे हम कि प्रोटीन का क्या काम होता है, कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है और वसा का। तो बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? मुख में होता है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? कौन बताएगा आप लोगों में से? प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? बहुत सही, लिख लीजिएगा, आमाशय, पेट में होता है, जिसको हम लोग पेट बोलते हैं, स्टमक, ठीक है, आमाशय। अगर आपसे पूछेगा कि वसा का पाचन कहाँ होता है तो क्या बताइएगा? अगर प्रश्न आ जाए कि वसा का पाचन कहाँ होता है तो क्या बताएंगे? ये पिताजी बैठे ऊपर, यकृत, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मान लीजिए इनको। पूरी बॉडी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो है, लेकिन अगर हमारे यहाँ जो डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं वो है भाई साहब लिवर। लिवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। जब लिवर डैमेज होता है तो सुने होगे, लिवर डैमेज होता है तो आदमी छुप के सुहारा हो जाता है, लकड़ी बन जाता है, हो जाता है कि नहीं होता? अगर लीवर किसी गड़बड़ हो गया तो उसकी दशा जानते हो, देखे होगे, उसका शरीर देखना, उसको देखना, ठीक है। इसलिए लेवर की बहुत केयर करिएगा आप लोग, ठीक। चलिए, वसा का पाचन कहाँ होता है? लिख लीजिएगा, यकृत में होता है। यकृत में वसा का पाचन होता है। कहाँ होता है? यकृत में, ठीक है। चलिए, ये तीन क्वेश्चन। और सुनिए, अब कहोगे ये तीन चीज़ों की जरूरत क्यों पड़ती है? बहुत जरूरी। भगवान को सिर्फ यही तीन चीज़ों की जरूरत थी किसी इंसान को विकसित करने के लिए, पैदा करने के लिए और बढ़ाने के लिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इसलिए क्योंकि ये हमारी बैटरी है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे नहीं तो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है? मुख में पाचन होता है तो क्या निकलता है? लिख लो, ग्लूकोज। और इसी ग्लूकोज का सिस्टम गड़बड़ा जाता है। देखो, जो चीज़ें आपके यकृत से संबंधित होंगी वो मैं घसीट लाऊंगा यहीं पर, भले ही वो टॉपिक से संबंधित हो या ना हो। ये पढ़ने का सबसे गजब का तरीका है। अकॉर्डिंग टू नॉर्मन क्राउडर, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत दिया था नॉर्मन क्राउडर ने। और नॉर्मन क्राउडर ने बताया था कि चीज़ों को हम शाखाओं में भी पढ़ सकते हैं, बंच बना के। ज़रूरी नहीं है कि 1986 में सिर्फ राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी आया था। मानते हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमको एक जगह तो हमारा तो फ़ायदा करा रहा है ना पेपर में। और हम लोग जो पेपर देने जा रहे हैं उसमें हम लोगों को नॉर्मन क्राउडर बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। कनेक्ट करो, साहचर्य सिद्धांत यही तो होता है, एक चीज़ से दूसरे का भी कनेक्शन। उधर से वो भी आ गई। और जब हम लोग डिटेल में न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें आ चुकी होंगी। हम वहाँ पूछेंगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, तो सीधे बताओगे मुख में होता है। तब आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे वो बच्चे जो पढ़े होंगे वो पहले बता रहे होंगे धड़ाधड़, और जो नए होंगे वो नोट्स बना रहे होंगे, समझ गए। तो हम आपको अपने तरीके से विज्ञान पढ़ाएंगे, ठीक। वो वाला नहीं कि छापो वाला नहीं। मेरा कहने का मतलब जो चीज़ उपयोगी है, जहाँ उपयोग उसका पड़ रहा है उसको इन्वॉल्व कर लो उसको वहाँ, ठीक है। इससे आपको 2-3 फायदे होते हैं। एक तो दूसरी चीज़, आप टॉपिक की वरीयता बढ़ जाती है, उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि सोचो अगर ये बंदा यहाँ ना होता तो ये सारे काम ना हो रहे होते, समझ रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है अगर समझ रहे हैं तो। कहाँ पहुँचे हम लोग? हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो हम उसको किस फॉर्म में लेते हैं? ग्लूकोज के, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हम डायरेक्ट नहीं ले सकते। ये एक जटिल पदार्थ होता है, इसको तोड़ने के लिए भगवान ने हमें एक सिस्टम दिया है जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। मुख में भोजन जाता है, फिर ग्रास नली होती है, इसको ऑसोफेगस बोलते हैं। वहाँ से भोजन सरकता हुआ कहाँ जाता है? आमाशय में जाता है। स्टमक से फिर कहाँ जाता है? फिर होता हुआ कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत में भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है। और इन सब के बीच में प्रक्रिया निभाता है लिवर। वही फंक्शन बताने जा रहा हूँ कि लिवर का क्या काम है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो डिटेल में पूरी इसकी क्रियाविधि समझेंगे। चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है और ग्लूकोज हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात, देखा ही होगा भाई, आदमी बहुत कमज़ोर हो जाता है। अभी गर्मी आ रही है, डिहाइड्रेशन शुरू हो जाएगा, लोगों को उल्टी होने लगेगी या बहुत ज़्यादा पानी उनके शरीर का निकल जाएगा, फिर पानी पियेंगे तो भी उल्टी होगी। तो देखा होगा ग्लूकोजे चढ़ाया जाता है, या नमक पानी का घोल दिया जाता है, शक्कर भी डाली जाती है उसमें, ग्लूकोज भी जाए साथ में, ठीक है। चलिए, तो प्रोटीन की बात करें। प्रोटीन हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जब शैशवावस्था पढ़ी थी तो शैशवावस्था पढ़ने से पहले हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था मनोविज्ञान में, चाइल्ड साइकोलॉजी में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि एवं विकास। सुने हो टॉपिक? नहीं सुने हो?
अभिवृद्धि वह वृद्धि होती है जो हमारी शारीरिक वृद्धि होती है, ठीक है। तो शारीरिक वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ है? प्रोटीन। और याद रखना, अगर शरीर का कोई भी अंग दे दे और तुमसे बच्चों की तरह पूछ ले कि ये किसका बना है और विकल्प में प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट हो, आंख मूंद कर प्रोटीन मार देना। सबसे ज़्यादा हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? प्रोटीन। तो एक क्वेश्चन हमने आपको क्लियर करा दिया, कभी भी कुछ भी पूछे ना समझ में आए प्रोटीन मार देना। समझ गए बात को? ज़्यादातर चीज़ें शरीर में काहे की बनी है? प्रोटीन। क्लियर? चलिए, अच्छी बात है। तो प्रोटीन से हमारे शरीर की क्या होती है? वृद्धि होती है, ठीक है। वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तीसरी बात, वसा। वसा हमारे शरीर का रिजर्व पैसा है। रिजर्व पैसा समझते हो? अतिरिक्त पैसा आप कहाँ जमा करते हो? बैंक में जमा करते हो कि जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। तो फैट यानी यकृत, वसा, ये भी वसा जो होती है, वसा का पाचन कहाँ होता है? ये होता है आपका यकृत में। सॉरी, यकृत तो बता चुके हैं। वसा हमारा होता है रिजर्व फूड होता है, यानी हमारा संरक्षित भोजन। लिख लीजिए, संरक्षित भोजन या हमारा रिजर्व फूड लिख लीजिएगा। फूड जो हमारा उपयोग में नहीं आता उसको हम रिजर्व कर लेते हैं ताकि हमें कभी भविष्य में जरूरत पड़े। देखे होंगे कुछ लोग बहुत मोटे होते चले जाते हैं, ठीक है, खूब खाते हैं, खूब मोटापा बढ़ जाता है उनका, तो वो रिजर्व हो जाता है। वो खर्चा कर नहीं पाते हैं, मेहनत नहीं करोगे, ग्लूकोज का यूज़ नहीं करोगे तो ग्लूकोज आगे चल के फैट में बदल जाएगी। ग्लूकोज आगे चल के, यही सब तो पढ़ना है यकृत में। ग्लूकोज आगे चल के अगर खाना खूब खाते हो और मेहनत नहीं करते हो तो वो रिस्टोर होती जाएगी और वो फैट में बदल जाएगी। लास्ट क्लास में याद होगा हमने बताया था आपको कि ग्लूकोज ज़्यादा खाओगे, शक्कर की मात्रा बढ़ेगी, इंसुलिन निकलेगा, इंसुलिन उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन भी खर्चा नहीं कर पाओगे। अब तुम काम करते नहीं हो, खाते रहते हो, तो कितना तुम्हारा इंसुलिन कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में, और फिर वो ग्लाइकोजन आगे चल के कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा और कोलेस्ट्रॉल जाके जम जाएगा ब्लड वेसल्स में। फिर डॉक्टर बोलेंगे तुम्हारे हार्ट में क्या है? ब्लॉकेज आ गया। फिर 25 रुपए की रिंग जो अमेरिका में है वो यहाँ 1.5 लाख में पड़ती है 2 ठों। अभी बताता हूँ, वहाँ तक पहुँचने दीजिए, ठीक है। चलिए, ये चीज़ें समझ में आ गई। शरीर का केयर भी करिए, नहीं करेंगे तो कमला गड़बड़ा जाएगा। चलिए, 3 चीज़ें समझ में आ गई, इनको मिटा दीजिए। मिटाने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो ग्लूकोज का काम समझ गए, यकृत का काम समझ गए, काहे का पाचन करता है? वसा का। तो एक काम और समझ में आया कि वसा का जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें आपका यकृत करता है। अगली बात, सबसे बड़ा अंग हो गया, ये हो गया। सुनिए, अब देखिए जरा यकृत की आकृति देख लीजिए। ये होता है आपका यकृत, ठीक, ये होता है यकृत। यकृत होता कहाँ है? ये पाइपलाइन होती है, ये आपका आमाशय होता है और ये आमाशय के पास यहाँ पर ऐसे लगा होता है। अब ये चीज़ आपको छिपी रहती है पेपर में और ऐसे दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? नहीं दिखता। अरे ऐसे तो होता है, फिर छोटी आंत होती है ऐसे ऐसे, फिर ऐसे बड़ी आंत, और फिर ये निकल जाता है। यहीं पर एक तो ऐसे लगा रहता है, एक ऐसे लगा रहता है। ऐसे नहीं देखे हो चित्र? ऐसे बनाई तब डिटेल में ऐसे होता है। तो ये यकृत यहाँ पर फिट रहता है। यकृत काहे फिट यहाँ पे किया जाता है? क्योंकि कारण होता है। अभी आपसे हमने प्रश्न पूछा था कि बताओ भैया प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में। बताया था ना आपने, आमाशय में होता है। और आमाशय में जब प्रोटीन का पाचन होता है तो कुछ टॉक्सिक पदार्थ निकलते हैं जिनको निपटाता है आपका यकृत। सोचे कितना इंपॉर्टेंट रोल। इसीलिए भगवान ने यकृत को यहाँ खोपड़ी में नहीं लगाया, नहीं यहाँ लगा देते एंटीना की तरीके से। ये यहाँ लगा देते, कान में लटका देते, बाल ही ना पहनना पड़ता है, किधर 2 यकृत बना देते। लेकिन भगवान को यहाँ क्यों लगाना पड़ा? इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि प्रोटीन का पाचन यही होगा और प्रोटीन से एक सब्सटेंस निकलेगा जिसका नाम होगा अमोनिया। और अमोनिया इस बच्चे के लिए बहुत खतरनाक है, तो भगवान ने सोचा इस ऑपरेटर्स को यहाँ फिट करना पड़ेगा ताकि इस अमोनिया को ये आगे न बढ़ना दे। तभी तो अमोनिया आगे चल के यूरिया में बदल जाता है और यूरिया हम किडनी से फिल्टर करके बाहर फेंक देते हैं। तभी तो भगवान ने यहाँ पे लगाया। कहाँ लगाया? आमाशय के थोड़ा सा नीचे। अब इसका फुंतड़ू निकला रहता है तो बड़ा दिखता है। अब जैसे हमारे सूर्य देवता है, फोटो देखे हो गए। अब ऐसे फोटो कुछ लोग ताजमहल की फोटो खिंचाते हैं, ऐसे हाथ रखते, तो ताजमहल बड़ा कि आदमी बड़ा? समझ रहे हो ना? तो ऐसे ही देखने में विजुअल से लगता है कि ऊपर तक निकला है ना, वो रहता है नीचे ही। समझ में आ गई बात? क्लियर? और इसी के पेट किसी को फाड़ो और पेट निकाल लो बाहर, तो नीचे मिलेगी तिल्ली, ब्लड बैंक, प्लीहा। पढ़ा चुका हूँ 2-3 क्लासें, तो आप लोगों का छूटा है, टेंशन ना लीजिएगा। वो उसमें वीडियो में पढ़ा हुआ, अगर चाहिएगा तो घर में देख लीजिएगा, ठीक है? वो आपको उसमें मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा उसमें। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको मिटा दें, इसकी तो कोई आवश्यकता है नहीं, चलो बना रहा है तो नहीं, मान लो आप लोग कहो। चलिए, तो इसके बगल में यकृत होता है और यकृत से ठीक जुड़ा होता है एक ऐसे पत्ती नुमा संरचना होती है जिसको हम लोग बोलते हैं गाल ब्लैडर। क्वेश्चन बहुत आता है, क्या होता है? गाल ब्लैडर। लिख लो, बना लो, ऐसे ही ऐसे बना लो। इसका नाम होता है गाल ब्लैडर, या इसी को पित्ताशय बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? पित्ताशय बोलते हैं, गाल ब्लैडर या पित्ताशय, ठीक। और इसी से जुड़ा हुआ होता है एक और पत्तीनुमा संरचना जिसको हम लोग बोलते हैं अग्नाशय, अग्नाशय बोलते हैं, या इसी को पेनक्रियाज बोलते हैं, पेनक्रियाज। आगे चल के हम लोग जब ग्रंथियां पढ़ेंगे, हार्मोन पढ़ेंगे, तो वहां पर एक ग्रंथि सुने होगे आप लोग, सुने तो जरूर होगे, पेनक्रियाटिक ग्रंथि सुने हो? कोई ऐसा है जिसने नहीं सुना? अग्नाशयी ग्रंथि का नाम सुने? नहीं सुने? कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं, जिसने नहीं सुना है, जितना सुना रहा हूं आज केवल सुन लो, ठीक है? बाद में फिर आपको जीवन में दोबारा कभी नहीं कहीं पढ़ना पड़ेगा। और बिल्कुल अलग तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, रट्टाफिकेशन वाला नहीं, हर चीज़ को एक दूसरे से समझा के जो चीज़ें हमें लगता है कि इसको समझाने में इस चीज़ का सहयोग है, हम उनको भी उठा ला रहे हैं। आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन हम ले आ रहे हैं इसलिए कि भाई वो चीज़ें आगे तो पढ़नी। अब न्यूट्रिशन हमें पढ़ना था, अब मान लो अगर हम जान जाएंगे कि यकृत की क्या इंपॉर्टेंस है, तभी तो जानेंगे ना कि ये इसको पचाता है, वो हमारी बॉडी के लिए उस। अब प्रोटीन हमारी वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट, प्रोटीन से निकलेगा अमोनिया, अमोनिया हमारे लिए खतरनाक, तभी ना यकृत समझ में आएगा। समझ में आया? और हमको ये बकवास बताने की जरूरत नहीं, सीधे हम बता देते कि भाई अमोनिया में काहे का प्रचलन होता है, अमोनिया का होता है। अब अमोनिया कहाँ से बनती है तुमको पता ही नहीं है, अमोनिया काहे से बनती है किसी को पता नहीं पता। लेकिन अगर हमने पहले बता दिया प्रोटीन से अमोनिया बनेगी, प्रोटीन हमारे लिए वृद्धि की जरूरत, तब तो समझ में आ रहा है ना कि प्रोटीन से अमोनिया आ रही है। क्लियर? साइंस में बहुत ज़्यादा लिंकअप होता है, साइंस कॉन्सेप्चुअल होता है, एक चीज़ पकड़ोगे तब दूसरी चीज़ समझ में आएगी, नहीं तो नहीं, फिर साइंस रट्टा वाली हो जाएगी, और साइंस रट के तो कभी नहीं आएगी, आज तक नहीं आई किसी को। तो गाल ब्लैडर और पेनक्रियाज समझ में आ गए, नाम सुने सुने लग रहे हैं। अब सुनो बात की, अरे सुने होगे पथरी हो जाती है, पथरी किस वजह से होती है बताओ? पथरी किस वजह से होती है? अरे भैया हमारी हड्डी काहे की बनी होती है? कैल्शियम की। हमारे शरीर में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम। हमारे प्लाज्मा में कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है ना? कैल्शियम से ही तो रक्त का थक्का जमता है, बताया था। तो उसी तरीके से जो पथरी होती है वो कैल्शियम और ऑक्जेलेट, कैल्शियम से हम जब ऑक्जेलिक एसिड वाली चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं, जिसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, वो चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं और उनको पचा नहीं पाते हैं, तो कैल्शियम और ऑक्जेलेट आपस में रिएक्शन करते हैं और बना लेते हैं कैल्शियम ऑक्जेट, और कैल्शियम ऑक्जेलेट की जो है पथरी बन जाती है गोल, और वो जाके आपके यहाँ जम जाती है, फिर ऑपरेशन करके काट के निकाल लिया जाता है पथरी। समझ गए बात को? तो लिखना चाहो तो लिख लो, पथरी जो होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। पूछा गया है पेपरों में कि पथरी किस चीज़ की बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट। चलिए इसको मिटा दें, कोई समस्या इतने में? अब देखो इंपॉर्टेंट काम आपके लीवर के, काम नंबर 1, फंक्शन, हेडिंग डाल लोगे फंक्शन, फंक्शन डाल लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो सीधे परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछा जाता है, ज़्यादा परेशान हो। हमने भूमिका बना दी लीवर की, लीवर कहाँ होता है? अच्छा सुनो, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि लीवर में जो रक्त आता है, भाई ब्लड जो होता है वो लीवर में ही जाता है, ठीक है? सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हो, खाना गया, फिर यहाँ हुआ, पचा, पचने के बाद फिर आमाशय में गया, आमाशय से छोटी आंत में गया, छोटी आंत से अवशोषित करके अवशोषित कर लिया जाता है, और अवशोषित करके कहाँ भेजा जाता है? कहाँ भेजा जाता है? ब्लड। समझ रहे हो बात को? तो खाना जब यहाँ पच गया होता है, पचने के बाद बिल्कुल द्रवित अवस्था में आ जाता है, तो ये एक बार गुजरता है किससे? लीवर से। कहाँ गुजरता है? लीवर से। अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत। तो जब ये लिवर में गुजरता है, तो जब ये लिवर से गुजर रहा होता है, तो उस समय इसमें लिवर में जब ये गुजर रहा होता है, तो ये लिवर में जाने की बारी आती है, तो धीरे धीरे जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें कि आपका देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो आमाशय है आपका, इसमें एक जूस होता है जिसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। कौन सा जूस? गैस्ट्रिक। और इसमें आपको पता होगा क्या होता है? HCl होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। कोई भी चीज़ जाते हो तो याद करो, बचपन में लोग बीज खा जाते थे तो घर में डराया जाता था कि पेड़ निकलेगा तुम्हारे पेट से। आज तक पेड़ निकला नहीं? निकला, क्योंकि ये गला देता है HCl। नहीं, परेशान घुमा करते थे, सबसे पूछते रहते थे भैया पेड़ तो नहीं निकलेगा, थोड़ी देर तक दहशत में रहते थे, डराया जाता, तो इसलिए HCl जो होता है गला देता है। तो यहाँ का मौसम कैसा होता है? अम्लीय। तो पेपर में कभी कोई पूछ लेता है कि आमाशय का जो वातावरण होता है वो अम्लीय होता है कि क्षारीय, तो लिख लेना अम्लीय होता है, एरो मार के लिख लेना अम्लीय, अम्लीय वातावरण। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि ये समझे रहोगे तभी समझ में आएंगे यकृत का रोल। ठीक, अम्लीय वातावरण होता है। ठीक, अब समझो बात को। अम्लीय वातावरण होता है, ये नीचे हमारी जो छोटी आंत होती है बच्चा, ये देखो, ये आपका पित्त हो गया, ये आपका पेनक्रियाज हो गया। ये जो आपकी छोटी आंत होती है ऐसे गोल गोल बड़ी होती है, बहुत राउंडेड होती है, भगवान ने इसको छोटे में ऐसे ही बड़ी आंत होती है आपकी। ठीक है,
ये आपकी छोटी आंत होती है, ये छोटी आंत कहती है हम अम्लीय वातावरण में काम नहीं करेंगे, हम क्षारीय वातावरण में काम करेंगे, हमको एसी चाहिए, ऐसे समझ लो। इसने कहा हमें अम्लीय वातावरण में काम करना है। क्यों अम्लीय वातावरण में काम करना है, आप जरा ये भी समझ लो। डॉक्टर ने बताया अम्लीय वातावरण, क्यों बता रहे हो अम्लीय वातावरण करता, पढ़ा रहे हो यकृत बता रहे हो, अम्लीय पढ़ा रहे हो, यकृत बता रहे हो आमाशय के बारे में, तो जरा ध्यान देना। जब बच्चा शैशवावस्था में होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ से वापस बाहर आता है, तो आपको पता होगा कि डॉक्टर बोलता है कि बच्चे को शुरुआत में 5 से 6 माह जो होता है वो माँ का ही दूध देना चाहिए। कौन सा दूध, माँ का दूध। क्यों, क्योंकि माँ का ही दूध वो अफोर्ड कर सकता है, उसके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो बाहरी तत्वों से लड़ नहीं सकते, वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे और दिक्कत हो जाएगी, मजबूती नहीं होती उनके अंदर। तो फिर भगवान ने सिस्टम बनाया है, तो क्या कहा उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम कुछ ना कुछ करते हैं। तभी उन्होंने इसी पूछा जाता है कि बताओ भैया क्या क्या पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस में, तो HCl पाया जाता है, म्यूकस पाई जाती है, ठीक है, और आपका पाया जाता है एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है रेनिन, और एक का नाम होता है पेप्सिन। एक का नाम होता है रेनिन और एक का नाम होता है पेप्सिन। तो जहाँ पर आमाशय देखो, थोड़ा जैसे हम बनाते हैं ना, और इसी तरीके से आप लोग भी चित्र खींच लिया करिए, तो उसमें आपको एरो मार के लिख लेने में शॉर्ट में आपको बहुत आसानी होगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाती हैं एक क्लास में, आप नहीं समझ रहे हो। हम ज़्यादा से ज़्यादा मैटर कवर करना चाहते हैं एक क्लास में। एक क्लास में कम से कम 60 से 70 पॉइंट बन जाएं इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कवर करना आसान नहीं है थ्योरेटिकल अगर हम लोग छपाना शुरू करेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ समझते चलिए। आमाशय में क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, HCl होता है, म्यूकस होता है, और साथ में 2 एंजाइम होते हैं, एक का नाम होता है पेप्सिन और एक का नाम होता है रेनिन। पेप्सिन और रेनिन, इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिख लो, पेप्सिन और रेनिन, ठीक है, पेप्सिन और रेनिन, ठीक है। देखो पेप्सिन और रेनिन दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों का काम समझ लो, ध्यान देना। जब बच्चा माँ के गर्भ से जस्ट बाहर निकलता है और शुरुआत के 5 महीने, नहीं शुरुआत में जो उसके 5 महीने होते हैं वो माँ के दूध पर ही आश्रित होता है। वो माँ के दूध में पाई जाती है प्रोटीन, मिनरल्स का सब कुछ होता है, संपूर्ण भोजन होता है, संतुलित भोजन। उस भोजन में भी तो प्रोटीन होती है, और उस प्रोटीन को भी तो पाचन करना पड़ेगा, और उस प्रोटीन को पाचन करने के लिए विशेष एंजाइम भगवान ने बनाया जिसका नाम था रेनिन। तो लिख लेना प्रोटीन का पाचन, और लिख लेना नीचे बच्चों में 1 से 5 माह के बच्चों में। तो पूछ लेता है बच्चों में प्रोटीन के पाचन के लिए विशेष एंजाइम का क्या नाम होता है, रेनिन, याद रखना, ठीक। और रेनिन जैसे ही बच्चा शैशवावस्था के बाद जैसे ही उसका अन्नप्राशन हो जाता है, भोजन उसके दिमाग मुंह में डाल दिया जाता है, बस उसी दिन से रेनिन का काम खत्म। भगवान अपना रेनिन वापस ले लेते हैं, फिर भगवान को रेनिन की कोई जरूरत नहीं बच्चे के लिए, ठीक। फिर काम करना शुरू करता है पेट में पेप्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, पेप्सिन हार्मोन। तो पेट में पूछेगा, पेट में जब शैशवावस्था है, विशेष रेनिन ऑप्शन में ना हो मान लो, और पेपर में लिखा हो कि आमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, और विकल्प में तुम्हारा क्या लिखा हो, पेप्सिन, तो टिक मार देना, ठीक है। तो लिख लेना पेट में या आमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्सिन करता है। आमाशय में प्रोटीन का, ये इस कहानी जो भूमिका बना रहा हूँ सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे यकृत पढ़ाना है आपको, ठीक है, और क्वेश्चन भी इनसे खूब बनते हैं, तो हम सब निपटा दे रहे हैं एक ही जगह पे आपको। जब हमको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे तब तो बच्चों की तरह बताएंगे कौन सा एंजाइम कहाँ से निकलता है, ठीक है, और कौन सा एंजाइम किस चीज़ को पचाने का काम करता है। इतनी बात समझ में आ गई, 2 प्रोटीन समझ गए अच्छे से, इसमें कोई समस्या नहीं, इसको मिटा देते हैं। चलो भैया अब ध्यान देना भैया, प्रोटीन कोई भी पचेगा, क्या बनेगी, अमोनिया। डब्बे में बंद कर लो। तो पूछ सकता है अमोनिया का निर्माण किसके पाचन से होता है, प्रोटीन के पाचन से। प्रोटीन कोई बच्चों में, शैशवावस्था में बच्चा माँ के दूध पर आश्रित है, उसने दूध पिया, दूध में प्रोटीन पची, प्रोटीन के बाद अमोनिया बनी, उसके लिए भी तो खतरनाक है अमोनिया, तो वो यूरिन के माध्यम से, वहाँ भी यही काम होता है, वहाँ पर भी यकृत और किडनी अपना अपना काम फंक्शन करते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करते। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से, अब 2 ये संसाधन हमने लगा रखे हैं अलग से। अब आप कहोगे किडनी के नीचे भगवान को इसको सबको लगाने की कौन सी जरूरत पड़ गई, ये अग्नाशय और ये गाल ब्लैडर। तो मैंने अभी कहा गाल ब्लैडर इसलिए लगाया गया कि गाल ब्लैडर से एक रस निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं पित्त रस। कौन सा रस, बाइल जूस, लिख लो, बाइल जूस, पित्त रस या बाइल जूस, ठीक है। पूछेगा बाइल जूस या पित्त रस कहाँ से निकलता है, पित्ताशय से, लेकिन ये नहीं पूछता है पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है।
ये क्वेश्चन आया हजारों बार परीक्षा में, समझ में आई बात। तो पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, लिख लेना, निर्माण, निर्माण फॉर्मेशन, निर्माण होता है आपका यकृत में, ये क्वेश्चन बना, ठीक। और ये स्टोरेज कहाँ होता है, इसमें होता है। इसीलिए किसी किसी का पित्ताशय जब निकाल के फेंक देते हो कि आदमी मर जाता है, मरता नहीं है। ऐसे क्या होता है कि आपका पित्त रस यहाँ स्टोर है, आपने कुछ खाया, समोसा खाया, मोमोज खाया, चाउमीन खाया, तो उस समय जब यहाँ पर गया तब फिर जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से यहाँ से बूंद निकल जाता है और उस हिसाब से डाइजेस्टिव सिस्टम मेंटेन रहता है, क्योंकि इसको आम छोटी आंत जो होती है वो क्षारीय माध्यम में काम करती है। कैसे माध्यम में, क्षारीय माध्यम में काम करती है। तो क्षारीय अब चलता है, अब किसी के होगा ही नहीं तो उसका परमानेंट निकला करेगा। अब खाना खाएं तो भी निकल रहा है, नहीं खाएं तो भी निकल रहा है, कहीं कोई लिमिटेड नहीं है, तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, बिल्कुल गड़बड़ होता है। इसलिए समझ रहे हैं ना बात को, इसलिए केयर करिएगा किसकी, लिवर की, ध्यान दीजिएगा। पित्ताशय का, पित्त रस का स्टोरेज कहाँ होता है, यकृत में, वो पित्ताशय में, और बनता कहाँ है, यकृत में, ठीक। समझ गए, एक फुंथड़ू के मामले में समझ गए। अब आज के बाद अगर कहीं गॉल ब्लैडर लिखा हो, मानव शरीर का चित्र बना हो, गॉल ब्लैडर चिपका हो, तो इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई तुम्हारी कि क्या काम है इसका। अब ध्यान देना जरा, ये अग्नाशय महोदय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट डालो और अग्नाशय लिखो, नोट डाल के अग्नाशय लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट डाल के अग्नाशय लिखो और वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, वेरी वेरी वेरी, सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। ये सब चीज़ें समझ जाओगे तो अभी यकृत धड़ाधड़ समझते चले जाओ। सुनो, बात करते हैं अग्नाशय की। अग्नाशय, या इसका इंग्लिश में नाम होता है पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज की बात करें तो ये इसकी इसी के नाम पर एक ग्रंथि भी आप लोग पढ़ोगे, पेनक्रियाटिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, पेनक्रियाटिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, पेनक्रिया, लिख लो यहीं पे, पेनक्रियाटिक ग्लैंड। ग्लैंड तो समझे होगे, ग्रंथियां, टोटियां भगवान ने सब जगह लगा रखी है। जैसे हम लोग अपना घर बनाते हैं खूब बड़ा सा, हमारा घर हमारा शरीर समझ लो, ऊपर का माला, बीच का माला, नीचे का माला, ग्राउंड फ्लोर। अब इसमें हम लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार टोटियाँ लगा रखी हैं। छत पे पानी की जरूरत है, वहाँ टोटी लगी है अलग, यहाँ गर्दन में अलग लगी है, आगे बाहर दरवाजे के पास अलग लगी है, हैंड वॉश करने के लिए भगवान ने अलग, हम लोगों ने अलग टोटी लगा रखी है, नहीं समझे, खाना बर्तन धोने के लिए अलग बना रखी है, सबके लिए अलग। तो भगवान को भी जहाँ जहाँ इन टोटियों की जरूरत थी पूरे शरीर में उन्होंने लगा दी। तो ये जो पेनक्रियाटिक ग्लैंड है ये यहीं पर लगी है, लिवर के जस्ट नीचे लगी हुई, और इससे भी निकलते हैं क्या, और जितने भी ग्रंथियां निकली उससे 2 बूंद पानी निकलता है, तो वैसे ही 2 बूंद शरीर में भी पानी निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्मोन। हार्मोन खुद का अपना एक टॉपिक है, उसमें सिर्फ टोटियां पढ़ेंगे, उनसे टोटी से निकलने वाला हार्मोन। सीधे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ भैया, सीधे पूछेगा, बोलो बताओ तो भैया कि आकस्मिक हार्मोन कहां से निकलता है, डरने वाला, भय करने वाला, हंसने वाला हार्मोन कहां से निकलता है, एकदम से चौंक गए तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है शरीर में, तो सुने होगे, एक ग्रंथि पढ़े होगे, एड्रीनल ग्रंथि, इसको आकस्मिक ग्रंथि भी बोलते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड। समझ रहे हो बात को। जैसे पूछ लेगा थर्ड ऑफ इस ह्यूमन बॉडी की तीसरी आंख किसे कहते हैं, कौन सी ग्रंथि को तीसरी आंख कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को। तीसरी ग्रंथि हमारी तीसरी आंख है, समझ गए, जैसे शंकर भगवान जी की तीसरी आंख थी, वैसे ही हमारे शरीर में भी एक ग्लैंड है। ग्लैंड का काम समझते हो ना, हार्मोन निकालना। हार्मोन्स का एक अपना पर्टिकुलर काम होता है, जैसे हमको लंबा करना है तो कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, कहाँ से रिलीज होगा, पीयूष ग्रंथि से। समझ गए बात को। चलिए समझते रहिएगा धीरे धीरे, अभी ग्रंथि पढ़ाएंगे तो डिटेल में समझ। अभी फिलहाल समझो ये ग्रंथि। अब सुनो, प्रश्न ये पूछा जाता है कि हमारे शरीर में जितनी भी ग्लैंड्स बनी हैं, भगवान ने बनाई हैं, पीयूष ग्रंथि यहाँ खोपड़ी में बनाई है, ये यहाँ बनाई है, थाइमस ग्रंथि यहाँ पे बनाई है, यहाँ पे फेफड़े होते हैं और यहीं पर हार्ट आपका बना होता है छोटा सा, यहीं पर होती है थाइमस ग्लैंड, यहाँ पर ये होती है, यहाँ पर आपकी बहुत सारी ग्लैंड होती है, गोनेडो ग्रंथि होती है बहुत सारी, जिनसे टेस्टिस और ओवरी होती है, टेस्टिस टेस्टोस्टेरॉन, और ओवरी से आपका 2 हार्मोन निकलता है। सुने होंगे, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मेल में स्पर्म के फॉर्मेशन में कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, तो बताया वो पढ़ते होंगे टेस्टोस्टेरॉन, पढ़ते थे, बहुत सारे हार्मोन पढ़ते थे। अभी कुछ मत पढ़ो, भूल जाओ, केवल ये जानो कि कुछ होता था, समझ गए। तो उसी तरीके से ये पेनक्रियाटिक ग्रंथ भी हार्मोन से निकलते, पेनक्रियाटिक ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, और जो हार्मोन निकलते हैं, हार्मोन तो छोड़ो, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये पेनक्रियास काम करता है, और ग्लैंड लगा दिया है तो ये हार्मोन भी निकाल देगा। तो पूछा जाता है वो कौन सी ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों निकालती है। बहुत जबरदस्त और सबसे ज़्यादा मात्रा में अब तक का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछा जाता है वो कौन सी ग्रंथि है जो हार्मोन और एंजाइम्स दोनों निकालती है। वो है एक ही इकलौती ग्रंथि है। जैसे पुरुष ग्रंथि बहुत फेमस है, वैसे ही अग्नाशयी ग्रंथि भी कम फेमस नहीं है। लिख लो, इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं।
वरना बता दूं जितनी भी ग्रंथियां हैं वो केवल हार्मोन निकालती हैं, लेकिन यही इकलौती ऐसी बंदा है जो एंजाइम्स भी निकाल देता है। समझ गए बात को? और कहाँ निकालता है अभी बताते हैं आपको। चलिए लिख लीजिएगा, मिश्रित ग्रंथि। अगर पूछे मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है, कौन सी ग्लैंड है ये? मिक्स्ड टाइप की, क्योंकि इसमें से क्या निकलते हैं, इसमें से हार्मोन प्लस एंजाइम। तो अक्सर पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पेनक्रियास से या अग्नाशय से नहीं निकलता। देख लो भाई साहब, यकृत के चक्कर में आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े डाल रहे हो, और याद होगा कि नहीं होगा बताओ? क्योंकि फंक्शन है, जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ जो घटेगा वही आगे यकृत को झेलना होगा। ठीक है, चलिए तो दो चीजें निकल के आ गई पेनक्रियास से। पेनक्रिया वो कौन सी ग्रंथि है जो मिश्रित होती है? अग्नाशय या पेनक्रियाटिक। अब यहाँ से निकले दो ठो हार्मोन, 3 हार्मोन निकलेंगे, 3 एंजाइम, और यही सबसे ज्यादा बेधड़ल्ले से इन परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। बच्चा बेचारा दुनिया साइंस पढ़ के जाता है और यही केवल धड़ाधड़ पूछ। अब वो नहीं पूछा जाता मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, रिक्शा वाला भी जान गया बाहर, पेनक्रियास को कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पेनक्रियास से निकलता है, कौन सा नहीं निकलता, कौन सा एंजाइम निकलता है और कौन सा एंजाइम नहीं निकलता, और कौन से हार्मोन का क्या काम होता है, कौन से एंजाइम का कौन सा काम होता है। अब ये पूछा जाता है। स्टैंडर्ड बदल गया क्वेश्चन पेपर, और हम लोग कहते हैं हाय राम क्या क्वेश्चन पूछ लिया। कुछ नहीं पूछा, वही सब पूछा, बस एक लॉजिस्टिक्स मतलब एक सीक्वेंस से पढ़ना होता है। इतनी बात समझ में आगे बढ़े। चलो एक तरफ लिख लो हार्मोन, एक तरफ लिख लो एंजाइम, तीनों के नाम लिखा दूं, और तीनों के जो नाम लिखाऊंगा वो तो आप तो सुने सुने हैं ही हैं आपके, और नहीं सुने हैं तो आगे सुन लोगे। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले आप हार्मोन 3 ठो लिख लो जल्दी से। पहला हार्मोन जिसका नाम होता है, आपने पढ़ा होगा इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। पढ़ा चुके हैं लास्ट क्लास में, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए थे। इंसुलिन हार्मोन। दूसरा ग्लूकेगॉन, और तीसरा हार्मोन होता है आपका, तीसरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर पढ़ना लिखना चाहो तो लिख लो सोमैटोस्टेरिन। पूछा नहीं जाता लेकिन लिख लेते। बहुत लोग कहते हैं भाई डॉक्टर साहब हम खाते बहुत हैं लेकिन शरीर में नहीं लगता। डॉक्टर समझ जाए इसका डाइजेस्टिव सिस्टम तो बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन इसका अग्नाशय का सोमेस्टोस्टेरिन काम नहीं कर रहा। बहुत लोग होते हैं शरीर खूब खाना खूब खाते, 10-10 रोटी सुबह दोपहर शाम, लेकिन शरीर बिल्कुल एक ठर्राहा सा रहता है ना। उसका सबसे बड़ा कारण यही है। अब खाना तो बहुत खाते हैं, मोटे नहीं हो रहे हैं, उसका कारण यही है सोमेटोस्टेरिन सही से नहीं निकालते। सोमेटोस्टेरिन का काम ये होता है शरीर में जितना भी आपका ऊर्जा बना है उस ऊर्जा को अवशोषित करने का काम करता है, और जब अवशोषित होगी नहीं ऊर्जा तो आपका शरीर बढ़ेगा कैसे, इंक्रीज कर। तो इसको चाहे लिखना चाहो लिखो, चाहे ना लिखना चाहो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। बगल में इधर किनारे देखो, इंसुलिन का काम मैंने बताया था आपको, पता होगा कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट जाता है, कार्बोहाइड्रेट पचता है, ग्लूकोज भी टूटता है, और ग्लूकोज कहाँ जाती है? शुगर में जाती है, ब्लड में जाती है। ब्लड में अगर शक्कर की मात्रा बढ़ गई तो हमारे लिए खतरनाक हो जाती है, मधुमेह रोग का जन्म होता है। कौन से रोग का? मधुमेह। और मधुमेह रोग बहुत खतरनाक है। ये किस वजह से होता है? जब C6H12O6 की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ये तभी खत्म हो सकती है जब आप एक्सरसाइज करो। इसीलिए कहा जाता है शुगर पेशेंट को सुबह दौड़ने जाओ, काम करो, बैठे ना रहो। जो लोग खा पी के बैठे रहा तो वो शुगर एक पेशेंट होते कुछ समय के बाद। भाई अभी आप जवान हो, आपका इंसुलिन धड़ाधड़ निकल रहा है, आपका कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन जब एक स्टेज के बाद आपकी उम्र थोड़ी सी वृद्ध हो जाएगी तो फिर इतना काम नहीं करेगा, फिर स्लो हो जाएगा। तब आपको शरीर को एक्स्ट्रा काम करके पचाना पड़ेगा। अभी तो आपका काम चल रहा है, अभी तो चाहे 10 रसगुल्ला खा लो, और नहीं सोचो किसी कोई वृद्ध आदमी 10 रसगुल्ला खिला दो, फिर देखो इसका हाल होता है ना। तो इसीलिए अभी आपका चल जाएगा, लेकिन मेहनत करते रहिए अभी से। तो ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होगी, इंसुलिन हार्मोन रिलीज होगा, और वो इंसुलिन जो है आपके पूरे ब्लड में, जो आप समोसा खाओ, कार्बोहाइड्रेट टूटा, ग्लूकोज बना, कहाँ गया? ब्लड में गया। ज़रूरत हमको 10 ग्लूकोज की है, और शरीर में आपने समोसा इतना खा लिया, रसगुल्ला खा लिया कि 50 ग्लूकोज बन गए। ज़रूरत 10 की है, 50 अतिरिक्त हैं, तो 40 फालतू ही तो हुए, वो हमारे शरीर को दिक्कत पहुंचाएंगे, मधुमेह का कारण बनेंगे। तो भगवान ने क्या किया? उसको बचाने के लिए सोचे अच्छा ये ग्लूकोज भी, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, खराब तो है नहीं भाई। अगर मान लो आप तेल नाते हो पिपिया में, ये रिफाइंड लेते हो तो थाली रख के नाते हो, अब थोड़ा सा रिफाइंड नीचे गिर गया तो क्या फेंक देते हो? उसको यूज़ करते हो ना। तो भगवान ने उसको यूज़ करने के लिए कहा। अब कहीं भगवान का अगर हम इसको डायरेक्ट तो यूज कहीं डब्बे में रख नहीं सकते, तो भगवान ने कहा इसको बचाया कैसे? तो भगवान ने क्या किया? इसी ग्लूकोज को काहे में कन्वर्ट किया? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया।
तो पूछा जाता है पेपर में, ग्लूकोज को काहे में कन्वर्ट किया जाता है? ग्लाइकोजन में। ठीक है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट। अब ग्लाइकोजन क्या है? एक अकार्बनिक पदार्थ है। भगवान ने केमिस्ट्री पहले पढ़ रखी थी। केमिस्ट्री में होता है कि जितने भी अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो जल में क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। भगवान केमिस्ट्री पढ़ चुके थे, भगवान ने कहा इसको कार्बनिक पदार्थ बना देते, तो ग्लाइकोजन बना दिया। अब ग्लाइकोजन पड़ा है, अब वो मिल ही नहीं पा रहा। जैसे तेल में पानी डाल दो तो क्या तेल पानी मिल जाते हैं? वो बुलबुला बना रहता सफ़ेद सफ़ेद, तो वैसे ही बुलबुला बना रहता। ये बुलबुला हमारे लिए नुकसान भी नहीं था, क्योंकि पानी में मिल नहीं पाएगा। जब पानी में मिलेगा नहीं तो अतिरिक्त मात्रा शर्करा की होगी नहीं, 10 यूज हो जाएगा। अब सुनो, 10 यूज हो गया, अब अगले दिन गरीब आदमी मान लो खाना खाने को नहीं पाया, समोसा नहीं पाया, तो उस कंडीशन में यही ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करके बचाया गया था, यही ग्लाइकोजन वापस कन्वर्ट किया जाता है इस हार्मोन के द्वारा और बनाया जाता है C6H12O6। समझ में आई बात? वापस फिर बन जाता है। क्लियर? और हमने आपको ये भी बताया था कि जब ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, तो इसको बोलते हैं क्या? इस क्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनेसिस। क्या बोलते हैं? लिख लो, ग्लाइकोजिनेसिस बोलते हैं। याद रखना, बहुत पूछा जाता है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन कौन सी क्रिया कहलाता है? ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनेसिस। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, एक भी अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। समझ रहे हैं? अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट तब आते हैं जब थ्योरी छपाई जाती है और पूरा टॉपिक शुरू से नीचे तक पूरा व्याख्यान करा दिया जाता है, मतलब की चीजें सब छूट जाती हैं, और घंटा 2 घंटा पढ़ने के बाद खाली 4 बिंदु निकल के आते हैं इंपॉर्टेंट। उससे बेहतर हम 400 बिंदु ना इंपॉर्टेंट तैयार कर लें 1-1.5 घंटे क्लास में। ठीक है ना? ये ज़्यादा तरीका अच्छा है नॉर्मन क्राउडर का। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? यही है नॉर्मन क्राउडर। एक जगह से घुसो, दूसरी जगह निकलो, लेकिन वहाँ निकलो जिसका संबंध हो उससे। समझ रहे हैं बात को? चलिए, इतनी बात समझ में आई? क्लियर? कोई दिक्कत इतने में? चलिए, और अब ग्लाइकोजन, मैंने कहा ग्लाइकोजन मान लो ग्लूकोज नहीं मिल रहा है और ग्लूकोज की जरूरत है, तो उस समय क्या होता है? जो अतिरिक्त सेव किया था भगवान ने आपके शरीर में, भगवान को चिंता थी कि ये आदमी का इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेहनत से खाना कमाता है, मेहनत से खाता है, और एक दिन काम नहीं कर पाएगा तो इसका ग्लूकोज वेस्टेज जाएगा ना, तो इसकी मेहनत एब्जॉर्ब करने के लिए भगवान ने क्या बनाया? ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन सुन लीजिए, ग्लाइकोजन जो है इंपॉर्टेंट काम प्ले करता है, ये वापस कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में जब शर्करा की मात्रा हमारे शरीर में गिर जाती है, और काम कौन करता है? ग्लूकेगॉन। और इसको हमने बताया था, इस क्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। लिख लीजिएगा, ग्लाइको C6H12O6, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। किसी को यदि जाना हो तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि जबरदस्ती परेशान हो रहा हो, कहीं जाना हो, देर हो रही हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यही समय होता है, यही परीक्षा होती है आपकी, ये आपको दिखाई नहीं देती, ये टेस्ट होता रहता है ऊपर से कि कौन कितना मोटिवेटेड है अपनी पढ़ाई को लेके, तैयारी को लेके, कि हर परिस्थिति में पढ़ता जा रहा है। भूख लगी है, प्यास लगी है, कहीं जाना है, उसको छोड़ के फिर भी पढ़ रहा है, ये ऊपर नोटिस होता है। और क्या पता जो हम पढ़ा रहे हैं यही पेपर में आ जाए, ये आपकी किस्मत में लिखा था, लेकिन आप ठुकरा के चले गए, काम खत्म हो गया आपका, परीक्षा तक आपने नहीं पढ़ा। यही होती है असली परीक्षा, ऐसा होता है, ये सीक्वेंस होता है। पढ़ने वाले बच्चे इसीलिए सेलेक्ट होते हैं जो पढ़ते हैं, और जो सोचते हैं अरे हो जाएगा ये वो, फिर नहीं कर पाते हैं, फिर मामला गड़बड़ा जाता है, बाद में 1-2 नंबर से रुक जाता है, फिर परीक्षा। और पेपर तो बैठते गए यार, थोड़ा सा पढ़ लिया होते तो पेपर मेरे लिए कुछ नहीं था, घटिया था, काहे नहीं पढ़े थे जिस समय था, है ना? तो इसलिए कभी भी पढ़ाई पढ़ते समय कभी भी हतोत्साहित मत होइएगा, बस ये सोचिएगा कि यार हो सकता है यही आ जाएगा पेपर में, तो क्यूरियोसिटी बनी रहेगी। ठीक है, चलिए, इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? और खाना वाना लेके आया करिए, खाना खा, क्योंकि तैयारी करने निकले हैं, ठीक है, भ्रमण पे घूमने थोड़ी निकले हैं, तो खाना वाना लेके आए, यहीं खा पी लिया करिए, पानी की व्यवस्था हो जाएगी। कल से आया नहीं था वो टंकी वाला, बोल दिए उसको पानी की व्यवस्था खूब कचर के खाइए और कचर के पढ़िए, क्योंकि अब आपका जीवन यहीं लटक गया आने वाले 3-4 महीने पे। कर ले गए एग्जाम तो नौकरी हाथ में, नहीं तो झुंझुना बजाना बैठ के। तो अब समय है कि अगर जब मन हतोत्साहित होने लगे ना पढ़ाई से, तो सीधे नौकरी के बारे में याद कर लेना, यहाँ बगल में लिख दिया करें नौकरी, तो कम से कम जब मन भटके इधर उधर, क्योंकि हमारा जो अवधान होता है वो चला जाता है बाहर, तो हमारा ध्यान भ्रष्ट हो जाता है, हम दूसरी जगह सोचने लगे यार वो भी काम करना था। मानते हैं ये अवस्था जो है बहुत संघर्ष वाली है आपके लिए। हम लोग कहते हैं किशोरावस्था, स्टैनले हॉल कहते थे संघर्ष तूफान का कलाम, हम तो कहते हैं प्रौढ़ाव वृद्धा और खतरनाक है। अगर रोजगार नहीं है हमारे पास, हमारे जीवन का संसाधन नहीं, तो हाँ सबसे खतरनाक अवस्था कौन सी है? प्रौढ़ावस्था। जेका हटा, इसीलिए मनोविज्ञान ने हटा दिया प्रौढ़ावस्था, जिक्र भी नहीं करते। सीधे किशोर, भगवान सोच रहे कहाँ, मतलब सीधे किशोरा से वृद्ध कर दो, बाल पका दो, सीधे काम खत्म।
है ना। तो टेंशन नहीं लेना, केवल पढ़ते रहना, एक एक क्वेश्चन पेपर में फंसेगा आपका। इतनी बात समझ में आ गई। ये हार्मोन्स के काम समझ में आ गए, इंसुलिन का काम, इसलिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है ना मधुमेह वाले रोगी को जब ज़्यादा शर्करा बढ़ जाती है। क्लियर, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। और सुनो, इनके नाम भी होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। समझ गए बात को, याद रखना। कभी पेपर मान लो आ जाए, इंसुलिन को कौन सी सेल कहा जाता है, और विकल्प में अल्फा, बीटा, गामा हो तो क्या लगाना है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, नहीं सुनो उल्टा हो गया, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, ऐसे करो। ठीक, बीटा सेल्स होती हैं इंसुलिन वाली। ठीक है, क्लियर, इसको मिटाते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वो डीप वाला है, कभी कभी मान लो आ गया पेपर में तो दिक्कत कर जाएगा। चलिए, हार्मोन्स जान गए आप। ठीक, कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं जान गए हो आप। ठीक, ग्लाइकोजन जान गए, ग्लाइकोलिसिस। अच्छा पूछो, मान लो कभी कभी पूछता है कि ग्लाइकोजिनेसिस बता दियो, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्टन। ग्लाइकोजिनोलिसिस बता दिया कि जो ग्लाइकोजन था वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। ये ग्लाइकोलिसिस कौन सी बला, ये भी हमने बहुत नाम सुना है, सुने होगे ना, ग्लाइकोलिसिस का नाम सुने हो, नहीं सुने हो नोट डाल के लिख लो, बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है। ग्लाइकोलिसिस, और इसका प्रयोग जब हम लोग पढ़ेंगे क्या, फेफड़े पर, क्या पढ़ेंगे, श्वसन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, श्वसन की जो क्रिया होती है तब ग्लाइकोलिसिस होती है। ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, क्या होता है ग्लाइकोलिसिस में, C6H12O6 ग्लूकोज से बनता है पायरुविक। हजारों बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, हजारों बार, यही आता ही ना, कुछ आता नहीं। लिख लो, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस ये श्वसन के समय की क्रिया है, नाम सुने होंगे, जैसे फोटोसिंथेसिस होती है वैसे ग्लाइकोलिसिस होती है, इसका अपना अलग काम होता है। ये ग्लूकोज को पायरुविक एसिड बदलता है। तो अक्सर पूछा जाता है श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप, या कभी ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के फलस्वरूप कौन सा उत्पाद बनता है, पेपर में मिलता भी है पायरुविक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस वाले बच्चे हमारी भावनाएं समझ रहे होंगे, है कोई साइंस वाला इसमें, समझ रहे हो ना, गलत चीज़ बताया हमने, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। ऐसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे पूछा जाए पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ था, इतना इंपॉर्टेंट। या हिंदी में समझ लो कि अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है, या संस्कृत में समझ लो कि महेश्वर सूत्र किसने दिए, इतना इंपॉर्टेंट है, समझ लो, समझ रहे हो ना इंपॉर्टेंस। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, ग्लाइकोलिसिस में कंफ्यूज मत होना, ग्लाइकोजिनेसिस और ग्लाइकोजिनोलिसिस, समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए इतनी बात। अब प्रोटीन एंजाइम जो निकलते हैं वो एंजाइम लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधा डाइजेस्टिव सिस्टम ने आपका घसीट लिया, पता है, बिना पढ़े डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चन लगा लोगे अब आप, और ना यकीन हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम आज खोलना, कहना डाला तो यार हैजरत था, क्वेश्चन लग रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। ऐसा पढ़ो कि एक पढ़ो वो उसका नंबर बाद में है, जो पढ़ रहे हैं, हमने कहा था ना हम लीवर से घसीटेंगे सबको, जहाँ जहाँ जिसकी जरूरत होगी। ठीक है, तो आपको एक कम समय में ज़्यादा मैटर मिल जाएगा। क्या लिखा हम लोगों ने, क्या लिखा, एंजाइम। तो बताओ कौन बच्चा आप लोगों में से बताएगा मुझे कि पेट में यानी आमाशय में कौन सा एंजाइम निकलता है। ये वाला पेट है ना आपका, इस पेट में से कौन सा एंजाइम निकलता है, बताओ। वही तो मिश्रित ग्रंथि बना देता है, अन्य जितनी ग्रंथियां सबसे हार्मोनिया निकलता है, यही इकलौती ऐसी जिसे एंजाइम भी निकाल देता है, बताओ। आगे पढ़ाएंगे बहिर्श्रावी ग्रंथि और अंतःश्रावी ग्रंथि जब टॉपिक आएगा, अभी आप सिर्फ इतना समझो। तो सुनो ध्यान से हमारी बात, 3 एंजाइम है। पहले एंजाइम का नाम होता है एमाइलेज एंजाइम, नाम सुने हो। सीधा प्रश्न पूछता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कौन बदलता है, एमाइलेज। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कार्बोहाइड्रेट को मुख में ग्लूकोज में कौन बदलता है, टाइलिन, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाएंगे। लेकिन जनरलाइज क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं वो यही पूछा जाता है कि आमाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है, एमाइलेज, लिख लो, लेज, एमाइलेज, एमाइलेज। दूसरा एंजाइम पेट में जो प्रोटीन का पाचन करता है, ये तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन, ट्रिप्सिन। मैंने आपको बताया था जब बच्चा माँ के दूध पर रहता है तब रेनिन, क्योंकि उसमें तो कुछ खाता नहीं है, वो प्रोटीन पचानी है, भगवान को चिंता थी, उन्होंने स्पेशल बना दिया। रेनिन का काम खत्म जैसे ही बच्चे ने अन्नप्राशन किया, फिर काम शुरू होता है किसका, ट्रिप्सिन, उसका किसका शुरू होता है, ट्रिप्सिन का, समझ गए। हाँ, पेप्सिन का भी प्रोटीन का ही पाचन का काम होता है, ये दोनों प्रोटीन के पाचन का। जब ये हटता है तो ये वाला काम करता है,
इसकी डिमांड ये लेता है। तो यानी प्रोटीन के पाचन से 3 एंजाइम बॉडी में इंपॉर्टेंट है, पेप्सिन, रेनिन, ये हमारे रहते ही रहते हैं। और ये हमारा, ये आपका पेट से निकलने वाले हार्मोन, ठीक है, और ये आपका अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम, फर्क है दोनों में, ठीक है। हाँ, ये आमाशय से निकलता है। तृप्यम निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन का एंजाइम जो है अग्नाशय से नहीं, अग्नाशय से निकलता है? 3 फालतू, 2 उधर के दे देंगे, एक इसमें का दे देंगे और एक कोई फालतू का टाइलिन दे देंगे। अब टाइलिन होगा, ट्रिप्सिन होगा, पेप्सिन होगा, रेनिन होगा, प्रश्न होगा कि अग्नाशय से कौन सा निकलता है, तो काट लगाओगे, ट्रिप्सिन लगा देना। समझ गए इतनी बात? चलिए, ट्रिप्सिन हो गया। और आगे जाना सृजनशील होना तो लिख लेना कार्बोहाइड्रेट, यहाँ लिख लेना ग्लूकोज, यहाँ लिख लेना प्रोटीन और यहाँ नीचे लिख लेना वसा। वसा का पाचन कौन सा हार्मोन करता है, वो एंजाइम करता है? लाइपेज। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम निपटा दिया आपका 45 मिनट के अंदर, इंपॉर्टेंट 45-50 जो भी मिनट लगे हों, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी देखो कितना उपयोग पड़ेगा हमारा लीवर में इसका, ठीक है। देखो लाइपेज, अब सुनो लाइपेज काहे का पाचन करता है? वसा का। वसा गोल कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। अब सुनो प्रश्न आ जाए कि वसा का पाचन कौन करता है? लिवर करता है। यहाँ बगल में लिख लेना लीवर, यकृत, जिगर, ठीक है, लीवर करता है। समझ गए बात को? अब सुनो, इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? समस्या, चलो ठीक। अब सुनो हमारी बात ध्यान से। अब लीवर का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन, ये सब लीवर के ही तो, लीवर पर ही तो फंक्शन कर रहे हैं अपना भाई। लीवर इसी हिसाब से तो काम करेगा भाई। अब जो कुछ चल रहा है वो चल ही रहा है, ठीक। अब देखो लीवर का दूसरा काम, लिवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर में, कुछ विटामिन को स्टोर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम। तो अक्सर पूछा जाता है लिवर में कौन कौन से विटामिन स्टोर रहते हैं। अब सुनो, पेपर में पर्यावरण पढ़ के जाते रहो, रट के जाते रहो, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी। तो हम लोग ब्लड पढ़ रहे थे तो हमने बताया था WBC, वाटर, बी और सी, ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। इनको छोड़ दो तो सब अघुलनशील होते हैं, और जो अघुलनशील होते हैं वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसको घुलनशील बनाएगा कौन? ये महोदय, यकृत महोदय। जब घुलनशील नहीं होगा तो हमारे काम आएगा विटामिन ए, और विटामिन ए अगर नहीं घुला तो आँख से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आँख होती है, आँख के ऊपर क्या होती है? प्यूपिल होती है। प्यूपिल के अंदर क्या, आँख के अंदर क्या होती है? आइरिस होती है। आइरिस के अंदर काला काला प्यूपिल होता है। प्यूपिल से आप प्रकाश का गोला बनते हो, गोला बन के हमारी कहाँ पे आते हो? आइरिस में आते हो, प्यूपिल में, प्यूपिल से आइरिस पे, आइरिस के अंदर लेंस लगा होता है, लेंस से सीधे कहाँ भेज जाते हो? रेटिना पर भेज जाते हो। आँख के सबसे पहला पर्दा अंदर से रेटिना, उसके बाद रेटिना के बाद कोरोइड, और कोरोइड के बाद स्क्लेरोटिड। पीछे से खोलोगे और आंख तक आओगे तो सब, यहाँ से खोलोगे तो सबसे पहले स्क्लेरोटिड लेयर मिलेगी। आंख की 3 लेयर होती है, स्क्लेरोटिड, कोरोइड और रेटिना। प्रतिबिंब अंदर वाली परत पे बनता है, रेटिना पर। जाके उल्टे टंग जाओगे, और उल्टे टंगने के बाद सिग्नल सीधे फिर जाके ब्रेन में भेजा जाएगा। ब्रेन में होती है स्कीमा, जीन पियाजे। स्कीमा में लिखा होता है टीटी के फलाने बैच में इस बेंच में बैठता था, तो स्कीमा सीधे तुम्हारा फोटो सीधा वहाँ मैच कराएगा। सबसे मैच कराएगा, 2 मिनट बोला, अरे तुम तो ये हो। समझ गए? ये ब्रेन का फंक्शन समझ में आ गया? देखो मनोविज्ञानों आ गई माँ, स्कीमो आ गया, ठीक है ना। सबका हर जगह लिंकअप है, ऐसा कुछ नहीं कोई किसी से कनेक्टेड नहीं है। इतना आँख हमारी काम नहीं करेगी तो तुम्हारा स्कीमा कभी काम करेगा? अंधे आदमी को पता चलेगा कौन बैठा है? प्रकाश का गोला तो बनना पड़ेगा ना। और सुनो, और रेटिना को मजबूत करने का काम करती है विटामिन ए, और विटामिन ए जल में अघुलनशील है। मैंने कहा बी और सी के अलावा कोई घुलता नहीं, और विटामिन ए की कमी हो गई तो तुम बक्का अंधे तो हो ही जाओगे 110%। तो सोचो यकृत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? इसीलिए खूब कचर के विटामिन ए खाओ, इसीलिए मछली का तेल लोग यूज करते हैं, विटामिन ए, और आँख की रोशनी बढ़ा लेते हैं। समझ गए बात को? विटामिन डी, सीधे समूची मछली खा जाते हैं, विटामिन डी मिल जाता है, वरना तेल पी जाओ तो विटामिन ए। क्लियर? चलिए गाजर वाजर खूब खाया जाए। कैरोटिन, कैरोटिन से विटामिन ए का निर्माण होता है। किससे होता है? कैरोटिन से। और कैरोटिन काहे में? गाजर में बहुत कचर के पाई जाती है। गाजर वाजर खूब खाया करो, हलवा हलवा। समझ गए? चलो कोई बात नहीं, मिटा देते। तो याद रखना, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, इनको छोड़ दो तो सारे अघुलनशील, वो सब एब्जॉर्ब कराता है कौन? लिवर महोदय। लिख लो, ए, डी, ई, के, ये सबको कौन कन्वर्ट करता है? विटामिन। लिवर हमारा इनको कन्वर्ट करता है। सुनो, और सबसे ज़्यादा मात्रा में कन्वर्जन किसका करता है? विटामिन ए का, क्योंकि भगवान को पता था यही तो इसका हैलोजन है, यही गड़बड़ा गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो भैया ये खाए गाजर या ना खाए, हमारा काम है किसी तरह विटामिन ए का निर्माण का। भगवान को आपकी चिंता पहले से थी। सोचिए, आप बस अपना कर्म सही से करिए, आपका काम हो जाएगा।
वो आपके खाने पीने की व्यवस्था सब उसने कर रखी है एडवांस में, जिस दिन आपको बनाया था। बस फर्क सिर्फ ये रहता है वो देखता है कि आप हो किस लायक, आपके कर्मों से पता चलता है आप किस लायक हो, फिर वो आपको उसी ढांचे में डाल देता है। आप अपना मार्ग खुद ही चुन लेते हो, विकल्प आपके पास है, आप इधर जाना चाहते हो कि उधर जाना चाहते हो, जिधर जाना चाहो। शुरुआत में मजा कर लो, ना पढ़ो लिखो, ना मेहनत करो, ना अच्छे काम करो, बाद में झेलो, और पहले झेल लो बाद में अच्छा पाओ। ये होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, ये इन एंजाइम्स का क्या करता है, वितरण करता है। अब सुनो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमने आपको बचपन में याद करो एक बार पढ़ाया था, तो बताया था हमारे शरीर में बहुत सारी उपापचय क्रिया चलती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है। मेटाबॉलिक समझते हो? उपापचय मतलब कहने मतलब अंदर जो रासायनिक क्रियाएं होती है उनको बोलते हैं उपापचयन रस क्रियाएं। तो उसी में से मैंने बताया था आपको, अभी आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रोटीन का पाचन होता है तो अमोनिया निकलती है। क्या निकलती है? अमोनिया। और अमोनिया हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है, हम मर जाएंगे तुरंत। भगवान को ये बात पता थी, तो भगवान से पूछा भी गया कि उनका भी इंटरव्यू, भाई आपने इतनी बड़ी ह्यूमन बॉडी इतनी अच्छी बनाई है, उनका भी इंटरव्यू लिया गया था, सब लोगों ने लिया था, उनका भी पैनल था। तो उससे पूछा गया कि अमोनिया आपने बना दी है, अमोनिया तो बहुत डेंजरस है, ये आपका बच्चा जिंदा कैसे रहेगा? तो उन्होंने कहा कि आप टेंशन ना लो, हम उसके लिए रात में एक तो संसाधन बनाए, रात भर मेहनत करके भगवान ने यकृत बनाया था, लेके आए थे, दिखाया उन्होंने, ये है यकृत, इसको हम लगाएंगे आमाशय के नीचे। जैसे ही प्रोटीन पचेगा, शरीर का ग्रोथ होगा, बच्चा बड़ा भी होगा, और साथ में इधर से जो अमोनिया बनेगी, अमोनिया को निपटा देंगे। यकृत है ना हमारा, और यकृत क्या करता है, लिख लो यहाँ लिख लो, मेटाबॉलिक रिएक्शन में आप सीधे लिख लो कि प्रोटीन, लिखो प्रोटीन का पाचन होगा, क्या बनेगी? अमोनिया। क्या बनेगी? अमोनिया। कुछ भी प्रोटीन युक्त, तुम कुरकुरे भी खाते हो, उसमें लिखा रहता है फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कुरकुरे में भी अमोनिया बनती है। जो भी तुम खाओगे प्रोटीन जिसमें भी होगा वो अमोनिया बनेगा। अमोनिया आपके शरीर के लिए है खतरनाक, ये है खतरनाक। भगवान को थी चिंता, भगवान ने कहा आपका किया जाए, तो इसी अमोनिया को भगवान ने यूरिया में बदला। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। इसको लिख लेना, छप्पर फाड़ के क्वेश्चन आता है ये वाला, कि यूरिया का निर्माण बच्चा कहाँ होता है? बच्चा बोलता है किडनी में, गलत, यकृत में होता है। ठीक है, तो पूछेगा यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत। एक और स्टार क्वेश्चन आपकी जेब में, ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा, कहाँ होता है? यकृत में होता है। क्लियर? अब सुनो, यकृत में यूरिया भी क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है, ये भी क्या है? जल में अघुलन। भगवान ने केमिस्ट्री बहुत बढ़िया पढ़ रखी है कि कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट कर दो उसको, वो पानी में तैरता रहेगा, पानी में मिलेगा नहीं, जब मिलेगा नहीं तो दिक्कत होगी नहीं, और फिर वो निकाल दिया जाएगा बाहर। तो यही यहाँ पर किया यूरिया को, लेकिन यहाँ पर देखो इतना बढ़िया साइंस खेला कि उसको कन्वर्ट भी करा दिया। जानते थे कि यार ये तेल इंपॉर्टेंट है, इसको थाली से बाहर थोड़ी ना फेंकना है, वापस फिर कन्वर्ट करना है। लेकिन हम लोग इम्बैलेंस करते हैं ना, उल्टा सीधा खा पी के। तो यूरिया काहे में कन्वर्ट कर, यूरिया को कौन बनाता है? अमोनिया से यकृत। ठीक है, और यकृत यूरिया को बनाता है, और यूरिया कहाँ जाके फिल्टर की जाती है? किडनी में। लिख लो, किडनी में जमा होती है। तो अक्सर पेपर में 2 क्वेश्चन बनते हैं, बनाता कौन है, जमा कौन करता है। तो जमा करने की बात आएगी, फिल्टर करने की बात आएगी। प्रश्न आ जाए यूरिया का फिल्टर कौन करता है, तो किडनी पूरे शरीर का फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो किडनी के बारे में पूरा बताएंगे। किडनी की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। जो जिस चीज़ से बनती है वही उसकी इकाई हो जाती है। कमरा काहे से बना है? ईंटों से, ईंटा इकाई है। शरीर किससे बना है? कोशिका से, कोशिका इकाई है। ठीक है, फेफड़ा काहे से बना है? एल्वोलाई से बना है, तो एल्वोलाई इकाई है। और आपका किडनी काहे से बना है? नेफ्रॉन से बना है, तो नेफ्रॉन किडनी की इकाई है। ठीक, समझ में आई बात? चलिए, सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? सबसे बड़ी हड्डी, ठीक। सबसे छोटी हड्डी और सबसे छोटी मसल, तो बताया था स्टिपीज के आगे IUS लगा लेना, हो गई सबसे छोटी मसल, जो वहीं पर होती है। समझ गए? मसल्स भी होती है ना हमारे शरीर में। अभी ह्यूमन सिस्टम पूरा पढ़ाएंगे, अभी तो खाली ब्लड शुरू किया है। ब्लड इसलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, सब जोड़ जाड़ के, ताकि अन्य विषयों की भूमिका बन जाए इसमें। बाकी विषय इतने लंबे नहीं है, एक दिन में पूरा टॉपिक खत्म। डाइजेस्टिव सिस्टम एक दिन में खत्म, पूरा 2 घंटे की क्लास लेंगे, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म, पूरा ब्रेन नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम खत्म, पूरा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म, पूरा रिप्रोडक्शन, पूरा हार्ट, पूरी क्रियाविधि खत्म। ठीक, पूरा आपका जितना भी स्केलेटन सिस्टम में पूरा जितनी हड्डियां हैं, कहाँ कौन कौन सी हड्डी पाई जाती हैं, कितनी हमारी पीछे होती है, क्या होती है, सब एक ही दिन में, एक 5 क्लास में पूरा ये पूरी साइंस खत्म। 4 नंबर आपकी जेब में। तो किसी भी एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी से ही आते हैं। नहीं आते? आते हैं भैया। हार्मोन्स हैं, ये सब न्यूट्रिशंस हैं, सब पढ़ा देंगे, टेंशन ना लीजिए। इतनी बात समझ में आ गई? ये शरीर के लिए हानिकारक होता है, निकाल दिया जाता है किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। क्लियर इतनी बात? अब चलो अगली चीज़ लिखो,
अगली चीज़ सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंतिम है आज की, इसके बाद नहीं बताएंगे, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यकृत का ये एक बहुत विशाल का है और बहुत महत्वपूर्ण काम है। काम है ये कि यकृत महोदय जो है एक काम करते हैं। काम ये होता है, याद करो जब बचपन में ब्लड पढ़ा रहे थे तो ब्लड पढ़ाते समय हमने आपको बोला था कि हमारे शरीर के रक्त में 5.5 लीटर ब्लड होता है और 5.5 लीटर ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है, और जो 6 से 7% होता है उसके अंदर होती हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन होती हैं 3, फाइब्रोनोजिन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए होती है एल्बुमिन। और एल्बुमिन की जब कमी होती है तो शरीर फूल जाता है गुब्बारे की तरह, और जहाँ दबाओगे वहाँ सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। डॉक्टर बताता होगा, लेकिन बाद में आप पता नहीं ध्यान देते हो कि नहीं, दिया करो ध्यान, ठीक। तो एल्बुमिन सबसे ज्यादा हमारे शरीर में प्लाज्मा में पाया जाता है। तो पूछा जाता है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन ब्लड, एल्बुमिन। सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी भाई? एल्बुमिन। भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, एल्बुमिन, एल्बुमिन, ठीक। अब सुनो, एल्बुमिन का निर्माण कौन करता है? सवाल इस बात का है, यकृत महोदय। इसीलिए यकृत को घसीटा था मैंने। अब तुमको यकृत से और प्यार हो जाएगा, अभी तक थोड़ा बहुत रहा होगा, अब ज़्यादा केयर करोगे यकृत की। लोग हृदय की केयर करते हैं, हम तुमको कहते हैं यकृत की केयर करो। जब चीज़ें जानोगे नहीं कि उनकी ज़रूरत कहाँ पड़ने वाली है, तभी ना तुम उसका काम करो। डॉक्टर लोग कुछ नहीं करते, यही सब चीज़ें चेक करते हैं, उस हिसाब से दवाई दे देते हैं, काम ओके हो जाता है आपका। खैर छोड़िए, तो लिख लीजिएगा एल्बुमिन, 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 ठीक है, एल्बुमिन। एल्बुमिन इंपॉर्टेंट होता है। इधर थोड़े दिन आपकी क्लासें अस्त व्यस्त रहेंगी, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहेंगी, हम इसी तरह मैनेज करेंगे। कोशिश यही रहेगी किसी भी तरीके से हम आगे पीछे करके आपकी क्लास ले लें, क्योंकि जब तक अभी हम फंसे हैं उस, है ना, तो इसलिए हम थोड़ा सा नहीं ले पाएंगे क्लासें, बीच बीच में एक दो दिन, लेकिन हम लेंगे, प्रयास पूरा करेंगे। जैसे आज है तो आगे पीछे कर लिया करेंगे हम लोग। कोई भैया पहले ले लेंगे क्लास, हम उनकी जगह पे आके ले लेंगे, लेकिन लेंगे ज़रूर, ताकि आप लोग से आओ तो ये ना रहे कि खाली जा रही क्लास, है ना। चलिए पढ़ते रहिए, अभी टेंशन फ्री होकर पढ़ रहे हैं, इसके बाद फिर टेंशन में पढ़ना पड़ेगा। तो समझ लो, टेंशन वाली पढ़ाई पेपर में याद आती है कि फ्री माइंड वाली? कभी भी पेपर में 2 दिन पहले का पढ़ा हुआ याद में नहीं आता, मुझसे स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, नहीं याद करके देख लेना 2 दिन पहले। पेपर वाले कक्ष में अगर तुम्हें याद आ जाए तो हमसे बताना, तुम नहीं है। कौन सा याद आता है? जो पढ़ा हो 2-3 महीने शांति से, वही वाला दिमाग में आता है कॉन्सेप्ट, जल्दीबाजी याद नहीं आती। एल्बुमिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारी ब्लड में, और ये क्या है? प्रोटीन है। बस खत्म है, 2 मिनट और सुन लो, प्रोटीन, ठीक है। तो एल्बुमिन की बात करें तो एल्बुमिन जो है वो आपकी प्रोटीन होती है, और इसका निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। लिख लो, निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। अब बच्चा बताओ, क्या सर जी एल्बुमिन एल्बुमिन चिल्ला रहे हो, आज तक यह नहीं बताओ कि एल्बुमिन का काम क्या होता है? काम तो बताओ, काहे इतनी ज़्यादा मात्रा में जरूरत? सुनो, एल्बुमिन तुम्हारे शरीर में परासरण, परासरण सुने हो कभी नाम? नहीं सुने होंगे। ऑस्मोटिक सुने हो? परासरण समझते हो? किशमिश को कभी पानी में डालो, किशमिश फूलती है कि पिचक जाती है? परासरण के कारण। सुने होंगे, कक्षा 5-4 किताब देखो, उसमें लिखा रहता है परासरण। और एक होता है परासरण दाब, जिस दाब पर चीज़ों का आदान प्रदान ना हो, यानी किशमिश में पानी ना जाए, या फिर किशमिश रख दो, किशमिश से पानी बाहर ना निकले, जैसे अंगूर रख दो तो खुद में अंगूर पिचक जाते, क्या हो गया? परासरण हो गया, अंदर का पानी बाहर आएगा, किशमिश बन गई। और किशमिश का पानी में डाल दो, बाहर का पानी अंदर चला गया, दैट इज परासरण, समझ गए हो। और परासरण दाब वो होता है जिस पर न किशमिश में पानी जाए और न अंगूर से पानी निकले, वो वाला जो दाब होता है उसे बोलते हैं परासरण दाब। और परासरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोटिक। क्या बोलते हैं? ऑन्कोटिक भी बोलते हैं, ऑस्मोटिक भी बोलते हैं। फॉरेन में ऑन्कोटिक ऑन्कोटिक ज़्यादा करते हैं, हिंदुस्तान में लोग ऑस्मोटिक बोलते हैं, ऑस्मोटिक, ठीक। इसको शॉर्ट में OCOSM भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑस्मोटिक। और ये अब अगर हम मान लें कह दें कि इसमें चीज़ ना तो जाए और ना आए, तो इसको बोलते हैं दाब, तो ये हो जाता है परासरण दाब। तो इसका मेन काम यही होता है कि ब्लड में चीज़ें ना तो आ पाएँ, पढ़ना चाहेंगे तो आ जाइए, बस छोड़ने वाले हैं। तो परासरण में ना तो चीज़ें आने वाली हैं और ना तो जाने वाली हैं। ब्लड में ना तो पानी कम हो और ना पानी ज़्यादा हो, ज़्यादा होएगा तो 5.5 लीटर से 14-15 लीटर बन जाए, तो काम कर तुम्हारा ऐसे हो जाए, एब्जॉर्ब नहीं होने देना है। ब्लड को ऑस्मेटिक परासरण बनाए रखना है, पानी ना तो अतिरिक्त अंदर आए और ना अतिरिक्त का पानी अंदर का प्लाज्मा का पानी बाहर भी ना जाने पाए। क्यों, कहाँ जाएगा? जरा ये भी सब पूछिए ना, पूछो तो कहाँ जाएगा? अरे भैया ये सब ब्लड वेसल्स हैं आपके शरीर में, बगल में सेल्स हैं, ये सेल्स हैं कि नहीं है बताओ भाई?
ये सेल्स हैं, समझ लोगे तो हमेशा जिंदगी भर किसी को तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, तुमको समझ में रहेगा। चीजें बता रट रहे हो कि समझ में आ रही है? इतने पॉइंट्स बन गए हैं, ये समझ में आ रहा है कि रट्टा मारे बैठे हो। एक बार घर में देख लोगे तो याद भी हो जाएगा, कि नाम हो सकता है पहली बार सुने हो, दोबारा देख लोगे तो याद हो जाएगा। इसकी क्रियाविधि मैकेनिज्म तो समझ में आ गई ना क्या है, और एक बार मैकेनिज्म समझ गए नाम तो याद ही हो जाएंगे। सुनो अब देखो, ये देखो हमारे शरीर में बहुत सारी कटी पिटी कोशिकाएं हैं, बहुत सारी, इन्हीं में ब्लड वेसल सब पूरे शरीर में फैली हुई कि नहीं फैली हुई है, तार की तरीके से तार फैले हुए हैं, बगल बगल में कोशिका है। अब सोचो इस तार से कुछ जा रहा है, रक्त जा रहा है, और बगल में वेसल्स बनी है ऐसे गोल सी, इधर एक बनी है, इधर बनी है। तो क्या भगवान ने जो सेल्स बनाई हैं, इन सेल्स के बीच में थोड़ी थोड़ी कैविटी है, थोड़े थोड़े से छेद है। माइक्रोस्कोप में देखोगे तो तुम्हें बहुत सारे छेद दिखेंगे। अरे चाकू लो, इतनी सेल काट लो, और काटने के बाद पलट के ले जाओ, माइक्रोस्कोप में रखो, देखोगे तुम्हें दिखेगा ब्लड वेसल्स भी मिलेंगी, और उसी में बगल बगल छेद भी होंगे। और का वैज्ञानिक और कुछ थोड़ी नहीं करत है, यही सब तो करत है। ठीक, माइक्रोस्कोप में तुमको दिख जाएगा, और जब दिखेगा तो कहोगे यार सेल्स के बीच में छेद गैप काहे के लिए, और उस गैप में चीज़ें भर जाती हैं। अब होता कि आदान प्रदान, और मैंने बताया था जितनी भी सेल्स होती है सेमी मेम्ब्रेबल, मतलब उनकी जो अर्धपारगम में झिल्ली होती है, चीज़ें इधर की उधर भी जाती हैं, उधर की इधर भी आती हैं। ऐसे ही हमारी जो वाहिनियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, धमनी और शिरा होती है, ये भी चीज़ें देती भी हैं और लेती भी है। भाई O2 देती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है कोशिका से, भाई ऑक्सीजन देंगी कोशिका, कोशिका से ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, वहाँ से इधर आएगा, तो देना लेना भी चलता है। न्यूट्रिशन मान लो तुम पालक खूब खाओ, बढ़िया आयरन बना है, तो आयरन को अंदर देना भी तो है कोशिका को। कोशिका ही ग्रोथ करेगी तभी तो आप स्मार्ट दिखोगे। अरे विटामिन सी लियो, अब विटामिन सी कोशिका को देखो तभी तो कोशिका खूब अच्छे से टिप टाप रहेगी, और जब टिप टाप रहेगी तो आप भी टिप टाप रहोगे। इसलिए खूब विटामिन सी खाओ अगर स्मार्ट रहना है, जिंदगी भर जवान रहना है, बिल्कुल लगना है कि ये तो बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब उम्र हो गई इसकी 80 साल लेकिन लग रहा है ये 20 साल का। दैट इज विटामिन सी, समझ गए? आज से विटामिन सी कचर के खाओ, क्रीम व्रीम ना लगाओ, विटामिन सी खाओ। विटामिन सी आपकी बॉडी को रोक देगा एकदम, क्योंकि वो उस तरीके से काम करेगा जैसे आपको डेली कोई 2 लाख रुपया दे कहे कमरे को सजाओ, तो सोचो क्या हाल होगा। रोज नया सोफा, रोज नया टीवी, रोज नया मोबाइल, रोज 2 लाख का मोबाइल खरीदो, 1 लाख का आज खरीदो, 1 लाख कल फिर खरीदना, परसों फिर 1 लाख का खरीद लेना, और नहीं 2 दिन रुक जाओ 5 लाख का सीधे डायरेक्ट। बड़ा कोई आज तक आई भी नहीं किया 5 लाख का कोई मोबाइल, ठीक है? 2-3 लाख 4 लाख बहुत ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगी मोबाइलों की, 4.5 लाख, इसके ऊपर कोई मोबाइल नहीं। ठीक, समझ रहे हो बात को? तो इसलिए अब देना है तो देगा, तो इसी समय देते समय मान लो तुम खूब नींबू खाओ, और नींबू विटामिन सी तुमको मिला, और विटामिन सी जो है यहाँ पर आके डाल रहा था, डालते समय रिस्क के यहाँ पे पहुँच गया। सुनो मेरी बात को ध्यान, समोसा खूब खाओ और कुछ खाएंगे, ग्लूकोज खूब रहा, आधा ग्लूकोज इधर चला गया, आधा तो ब्लड ने यूज़ कर लिया, जो अतिरिक्त था उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर, लेकिन कुछ चू गवा यहाँ पर, वो यहाँ जमा। अब मान लो कोई और अच्छी चीज़ खाओ, बढ़िया बढ़िया चीज़ सब यहाँ पर जो है जमा है। विटामिन ए वाली गाजर वाजर खाओ, सब विटामिन ए जितना यूज हो गया, थोड़ा बहुत यहाँ आ गया रक्त से। अब समझो हमारी बात, अब यहाँ पर जो जमा है और थोड़ा बहुत ब्लड भी इसी में चला गया, अब जो जमा है का ये चीज़ आपके लिए फालतू है? नहीं है ना। तो भगवान ने क्या किया, यहाँ पर है हृदय, ये है आपका हृदय 4 चम्बस का। भगवान ने क्या किया, मान लो यहाँ पर यहाँ की घटना बता रहे हैं, इस जगह पूरे शरीर में घटना होती है, शरीर कोशिकाएं सब जगह है, मान लो यहाँ पर है घटना पैर का। अब भगवान सोचेंगे यार ये फालतू मटेरियल, अब ऐसे फालतू मटेरियल जोड़ लो तो सब जगह जमा होगा ना, सब जगह जमा। तो भगवान ने इसके लिए एक सिस्टम बनाया, और ये सब पाइपलाइंस को पाइप डाल दिया, एक पतली पतली सी वायर डाल दिया, और सब वायर्स जुड़ गई एक दूसरे, पूरे शरीर की एक वायर। तो जैसे हमारी ब्लड वेसल्स, धमनी और शिराएं फैली रहती है, वैसे एक और पाइपलाइन पड़ी रहती है, बस वो कोशिका के बीच से पड़ी रहती है। नहीं समझे बात को? कोशिकाओं के बीच से, और उस वेसल्स को बोलते हैं, हम लोग तंत्र पढ़ते हैं जिसका नाम होता है, नाम सुने होंगे, लसिका तंत्र, नाम सुने हो कभी? एक और तंत्र चलता है हमारे शरीर में, एक चलता है रुधिर परिसंचरण तंत्र, और एक चलता है लसिका तंत्र, 2 ही से तंत्र हैं, यही है वो लसिका तंत्र। अब समझ में आया? और अक्सर पूछा जाता है लसिका तंत्र में, लसिका तंत्र की दिशा होती है ले जाने की कोशिका से हृदय की ओर। हजारों बार परीक्षाओं में घटिया सा क्वेश्चन पूछा गया, समझ गए? एक क्वेश्चन तुम्हारा हमने पकड़वा दिया यहीं पर से, लिख लो लसिका तंत्र। और लसिका तंत्र की दिशा क्या होती है? ऐसे चित्र बना लेना छोटा सा अगड़म बगड़म, इधर हृदय बना देना, ठीक है? तो दिशा हमेशा क्या रहेगी? कोशिका से हृदय की ओर, ठीक है? याद रखना यही 2 तंत्र हैं। तो बताओ भगवान ने अच्छा काम किया कि नहीं किया? किया ना। आपके इंपॉर्टेंट खून को वापस फिर हृदय में पहुंचा, हृदय फिर पंप करेगा, फिर खून दौड़ने लगेगा धड़ धड़। कहीं आओ तुम गिर गए रहो ना यहाँ विटामिन सी है, आओ तुम बेटा, फिर विटामिन सी का लेके हार्ट, फिर हार्ट ने, फिर आपकी खून ने विटामिन सी को यूज कर लिया, कोशिका को सही से दे दिया।
समझ गए? पिछली बार गिर गए हैं, अब की बार चले गए अंदर, काम हो गया उनका। क्लियर बात? समझ में आई बात? और कोई दिक्कत तो नहीं? ये है आपका लसिका तंत्र। अब सुनो, इसी लसिका तंत्र में बहुत सारी चीजें गिरती हैं, वापस फिर ब्लड हार्ट में जाएंगी, हार्ट से फिर वेसल्स में आएंगी। तो कहने का मतलब जो वेसल्स होती है जो आदान प्रदान करती हैं, ये तो आपको साइड में मैंने लसिका तंत्र बता दिया। लसिका तंत्र का इससे कोई मतलब नहीं है, परासरण को समझिए, एल्बुमिन का काम समझिए, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो कोशिका में आदान प्रदान करती हैं वेसल्स, जो वेसल्स ब्लड वेसल्स आदान प्रदान करती हैं, ब्लड वेसल्स, हम ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं, हम लसिका तंत्र की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? खून की बात करें, आदान प्रदान होता है, उसमें जब आदान प्रदान कर रही होती है उस समय पानी इधर का उधर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उस समय हमारी एल्बुमिन परासरण दाब करती है, न इधर का उधर जाने देती है, न उधर का इधर आने देती है। इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस। तो इसका मेन काम क्या होता है एल्बुमिन का? ब्लड में ऑस्मोटिक बैलेंस, सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि नहीं? इसीलिए सबसे ज़्यादा है, नहीं तो भैया पानी उल्टा सीधा हो जाएगा, ब्लड कंपोजिशन गड़बड़ा जाएगा, ब्लड गड़बड़ा जाएगा, तुम खत्म हो जाओगे, काम खत्म। क्लियर? इतनी बात समझ में? आज के लिए इतना ही। आपका ग्लूकोज लेवल गिर चुका है आप लोगों का। अब आप लोग कार्बोहाइड्रेट खाइए और एमाइलेज से पचाइए, और पचाने के बाद क्या बनाइए? ग्लूकोज बनाइए, और ग्लूकोज को कहाँ भेजिए? कोशिका में भेजिए ब्लड के माध्यम से, और बगल में पेड़ पौधे हैं, फोकट की ऑक्सीजन मिल ही जाएगी, और फिर एक मग्घा पानी लीजिए और फिर कहिए अब आंखें खुली हैं सुबह से, बन गए 36 मॉलिक्यूल एटीपी के। क्लियर? चलिए बनाएंगे हम लोग एटीपी भी, कभी पढ़ेंगे, श्वसन पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक? चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल फिर मुलाकात होगी। चलिए अब आपका यकृत लगभग मेन इंपॉर्टेंट काम हो गया। अच्छा हाँ, जाते जाते एक चीज़ और लिख लो, जाते जाते नोट डाल के लिख लो वसा का पाचन मुख्यतः, वसा का पाचन मुख्यतः, वसा का पाचन मुख्यतः यकृत में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो बताई ही नहीं, शादी करा दिया, कलेवा खिलाया ही नहीं, यही है मेन कलेवा, ठीक है? यही है दूल्हे राजा, इन्हीं का कलेवा है ये। कलेवा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक? तो बताओ यकृत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि नहीं? अब यकृत की केयर ज़्यादा करना। अब सुनो, अब हम तुमको बताएं कि जिगर काहे गाने में आता है, दिल जिगर घायल हुआ, ऐसे करके गाना मैंने सुना है। देखो हम गाना उन्होंने सुनते हैं, हमें पता नहीं, हम 3 पिक्चर देखे हैं, जय माता दी, जय संतोषी माँ और जय राजा हरिश्चंद्र। इसके अलावा तक ने पिक्चरें नहीं देखी कोई। तो उसी पिक्चर में मतलब हम अब सोच रहे हैं, अब पढ़ते हैं तो मैंने गाना सुन लिया था एक दिन गलती से, टीवी चैनल बदल रहे थे, एकदम से गाना आ गया, दिल जिगर। तो दिल तो हम जानते थे यकृत को कहते हैं, जिगर हमने उर्दू का शब्द, हमें उर्दू आती नहीं थी, बाद में शोध किया तब फिर जिगर के बारे में पता चला, तब समझ में आया दिल जिगर। क्यों दिल जिगर घायल होते हैं? सुनो भाई, किशोरावस्था, दिल घायल होने लगा, बहुत लोग कहते दिल नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा पढ़ने में मन ही लगता, अब तो मेरा कहीं दिल ही नहीं लगता, ऐसा बोलते हैं लोग, है ना? अब दिल घायल होगा तो दुख होगा, संवेग जन्म लेगा। देखो मनोविज्ञानों पढ़ लो, ठीक? एक मूल संवेग सिगमंड फ्रायड का जन्म लेगा, कौन सा? अरे मूल संवेग प्रेम होगा तभी तो दिल घायल होगा। अगर मूल संवेग नहीं आएगा प्रेम नाम का, उसकी पुनरावृत्ति गिलफोर्ड के अनुसार बार बार नहीं होगी तो दिल घायल नहीं होगा, और दिल घायल नहीं होगा तो तुम अल्कोहल नहीं लोगे। दिल घायल होगा तभी तो लोग दिल, मैं एक गाना नहीं सुनो, मेरा दिल घायल हुआ तो मैं पीता नहीं था, ऐसे गाने सब बताते हैं, पूरा मनोविज्ञान बायोलॉजी पढ़ाते हैं गाने। कभी उनको सोचो तो तुम लोग सोचते ही नहीं हो, हम तो सोच लेते हैं उसमें से, ठीक? अब सुनो, जैसे ही दिल घायल हुआ मूल संवेग से, सिगमंड फ्रायड, जैसे मूल संवेग आया, पुनरावृत्ति गिलफोर्ड की हुई, वैसे ही दिल घायल हुआ। जैसे दिल घायल हुआ तो आपने क्या लिया? अल्कोहल। और जैसे ही आप अल्कोहल लोगे तो कहाँ जाएगी? जाएगी आपके पेट में। पेट में कहाँ जाएगी? पचवच के कहाँ जाएगी? किडनी के पास जाएगी। किडनी से पहले बीच में कौन है? यकृत महोदय। अब यकृत महोदय वो का झेलेंगे, और जो झेलेंगे तो ज़्यादा अल्कोहल पीने से क्या होता है कि आपकी यकृत जो होती है वो ज़्यादा पियोगे तो एल्बुमिन नहीं बना पाएगी। क्यों? क्योंकि यकृत जो है वो एल्बुमिन का निर्माण करता है, और यकृत कर देता है अल्कोहल जो है कर देता है डैमेज, किसको? यकृत को। इसीलिए लोग कहते हैं किडनी चली जाएंगी, ना भैया, उससे पहले तो तुम्हारा यकृत चला जाएगा, और यकृत गया तो तुम एल्बुमिन बना नहीं पाओगे, एल्बुमिन नहीं बना पाओगे, तुम्हारा काम खत्म, ऐसे ही काम खत्म, इम्बैलेंस शुरू हो जाएगा बॉडी के। और जहाँ देखे हो ज़्यादा पीते खाते जो है लोग हैं, केकड़ा रहते हैं ज़्यादा, जो जब उनका डैमेज होने लगता है ना लीवर, और इसी बीमारी को बोलते हैं सिरोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुना होगा नाम सिरोसिस, लिख लो, अगर ना पता हो तो लिख लेना। जब एल्बुमिन नहीं बन पाती है तो सिरोसिस होता है, सिरोसिस, ठीक है? सिरोसिस हो जाता है, इसी बीमारी को बोलते हैं सिरोसिस। इसीलिए अल्कोहल बहुत खतरनाक होती है, मत पीने दीजिएगा किसी को, ठीक है? हाँ,
बिल्कुल खतरनाक। देखिए हम जानते हैं कि ट्रेन के आगे आने से आदमी मर जाता है, तो क्या ट्रेन के आगे खड़े होगे तो मर ही जाओगे? नहीं जाओगे तो बचने की उम्मीद है, और जहाँ खड़े हो जाओ तो मरना तो 110% है, कौन बचा लेगा तुमको? क्लियर थी बात? तो सिरोसिस हो जाता है, लिवर डैमेज को ही सिरोसिस बोलते हैं, समझ गए? और सुन लो मेरी बात जाते जाते एक और, प्लीज़ याद आ गई बात, आपको परेशान कर रहा हूँ लेकिन आपके भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सुनते हुए जाइए। जितनी चीज़ें मैं बताता हूँ कलम चला के लिख लिया करो। पराशरण का नाम लिया था, लिख लेने, दोबारा कोई पराशरण पूछेगा तो बता नहीं पाओगे। बताने का क्या मतलब निकला मेरा इतनी देर? किसमिस फूल जाए पराशरण, किसमिस पिचक जाए पराशरण, किसमिस ना फूले और अंगूर ना पिचके तो समझ लेना ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन। ब्लड का काम यही है, अंदर की बाहर ना जाए, बाहर के अंदर। भाई हमेशा देखे होगे कि पानी जो होता है वो ज़्यादा से कम की तरफ भागता है, ये पानी का गुण होता है, इसी को बोलते हैं पराशरण। अब पानी बाहर रहेगा और किसमिस के अंदर पानी कम रहता है तो वो पानी अंदर एंटर कर जाता है। और पानी अगर किस अंगूर के अंदर, अंगूर को डालो जरा पानी में तो कभी होगा? ऑस्मोटिक बैलेंस बराबर है, अंदर रिक्वायरमेंट ही नहीं है पानी की तो अंदर का पानी बाहर जाएगा कहाँ? जैसे रिक्वायरमेंट होगी तुरंत चला जाएगा, समझ गए? क्लियर? अब जाते जाते जरा प्रसाद ले लो, जाते जाते प्रसाद भी तो दिया जाता है ना भाई। कथा इतनी देर सुना है तो प्रसाद तो लेते जाओ। अब प्रसाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है, समझ लो। प्रसाद बार बार चुरा चुरा के लेना चाहिए, जान लो। बता दे किसी घर में जाना और अगर रामायण कथा हो रही है तो प्रसाद चुप्पे चुप्पे लेना। जैसे एक बार पी लेना तो कह दे मिला के तो नहीं, और लाओ। जितना पियोगे प्रसाद चुरा के उतना ही लाभ होगा तुमको, समझ गए? थोड़ा प्रवचन भी ले लिया करो, है ना? अब ऐसा होता है कि नहीं होता हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ऐसा सुन। चलिए अच्छा, बात आगे बढ़ाते हैं। जाते जाते सुन लो, हमारी बॉडी में बहुत सारे कलर सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम लोग पिगमेंट बोलते हैं। नाम सुने हो? शरीर में कौन सा पिगमेंट होता है? बहुत पूछा जाता है। मिलेनिन होता है। मिलेनिन होता है, रंग देता है ना। धूप में ज़्यादा खड़े हो तो करिया जाओगे, इतना काला इतना गोरा। पहले हम लोग गाड़ी जाते थे तो इतना तो ढका रहता था, ये काला हो गया, ये गोरा हो गया। जब ऐसे देखते थे तो आधा गोरा आधा काला दिखता था। तो ये पिगमेंट की वजह से होता है। इसी तरह हर जगह शरीर में पिगमेंट है। जैसे पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट हरा रंग फैला देता है, वैसे ही आपका वो देखो कौन सा पिगमेंट बताया था उस दिन हमने आपको? हीमोग्लोबिन में लाल रंग का पिगमेंट भर दिया भगवान ने। एक सेल उठाई, सारा मटेरियल बाहर किया, अंदर डाल दिया हीमोग्लोबिन और लाल लाल हीमोग्लोबिन हो गया। उसी तरीके से हमारी जो ये पेनक्रिया ये पित्ताशय होती है, ये ग्रीन दिखती है। कैसी दिखती है? ग्रीन, हरे रंग की होती है। और इसमें एक वो पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है। पिगमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णक। वर्णक पाया जाता है, उस वर्णक को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बताओ? जिसकी वजह से इसका रंग हरा होता है, पित्ताशय का। ये पित्त भी हरा होता है। ब्लू वर्डिन, ब्लू वर्डिन लिख लो, ब्लू वर्डिन। इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लू वर्डिन, ठीक है। दूसरा, पहला एक ये पिगमेंट पाया जाता है। दूसरा सुन लो, ब्लू वर्डिन, ठीक है। दूसरा, इस पूरे यकृत के अंदर एक पिगमेंट और पाया जाता है, ठीक है। एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है ब्लूबरीन। ये दूसरा पिगमेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ब्लूबरीन, इसकी वजह से लीवर ये आपका अंदर से पीला होता है, ठीक है, पीले रंग का होता है ब्लूबरीन, ठीक है। ये जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपने देखा होगा, इसीलिए ब्लूबरीन का ज़्यादा बढ़ जाना ही क्या कहलाता है? पीलिया कहलाता है। पीला पीला हो जाता है। पीलियम नहीं देखे, आदमी पीलिया आ जाता है, आँखों लाल, मुंह पीला, आंखें पीली, सब पीला। तो ये सब्सटेंस जब बढ़ जाता है, और ये कब बढ़ता है? जब उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं। गंदा चीज़ खाओगे, अनियंत्रित चीज़, तो तुम्हारे क्या बढ़ेगा? ब्लूबरीन, ठीक है। और ब्लूबरीन बढ़ा, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेन प्रोनाउंसिएशन होता है, उससे कोई समस्या नहीं है। इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ब्लू लिखना, BLUBURIN लिख लो, ब्लूबरीन हो गया, कोई दिक्कत? ब्लूवर्डिन लिख लो। इतना तो सृजनशील हो ना आप लोग, इतनी तो सृजनात्मकता कर लोगे घर में, ठीक। और कहीं अगर मान लो स्पेलिंग में डाउट लगे तो सीधे गूगल महोदय जिंदाबाद। हमारा काम है आपको कंटेंट इंपॉर्टेंट देना, ठीक है। चलिए, अब इतनी बात समझ में आ गई, पीलिया हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, अगर ये ज़्यादा बढ़ा तो पीलिया। अच्छा बताइए, यूरिया का कलर पीला क्यों होता है? यूरिन का कलर पीला क्यों होता है? उसमें यूरोक्रोम पाया जाता है। कौन सा वर्णक पाया जाता है? यूरोक्रोम, लिख लो, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम,
यूरोक्रोम। चलिए अब आगे की मुलाकात कल होगी। कल हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स और हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और हार्ट का सर्कुलेशन पढ़ेंगे। कल आपको पूरा हार्ट डॉक्टर बना देंगे हार्ट का, ठीक है कल। चलिए बस खाली दवाई नहीं लिख पाओगे, ऑपरेशन नहीं कर पाओगे, बाकी हम बता देंगे ऑपरेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। कभी एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन हाँ ये है कि आप थ्योरेटिकल समझ जाओगे। थ्योरेटिकल ऐसे ही बताया जाता है। ये बताइए जितना पढ़ाएं बकवास की 1-1.5 घंटा आपके साथ, कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पढ़ा हैं? पढ़ा तो अच्छी बात है, उद्देश्य सफल हो गया आज का। नहीं पढ़ा तब तो फिर बड़ी दिक्कत की बात है। पढ़ना चाहिए, ठीक है, खूब मेहनत करिए घर पर जाकर, घर पे भी पढ़ लीजिएगा तो आ जाएगा।